हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पीटी 365 की अपडेटेड मटेरियल आ चुका है, जिसमें जनवरी से मार्च 2024 तक यानी जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और ये अपडेटेड क्लासरूम जो मटेरियल है, इसमें मैं आपको जो है आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी जो पॉलिटी वाला सेक्शंस है, इसको मैं आज पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक ही क्लास में आपकी पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आईआर को पूरे ख़त्म करेंगे। इसी तरह से जो 7 यूनिट है, इन 7 यूनिट को 7 क्लासेस में कंप्लीट करके जो विजन आईएएस का पीटी 365 का अपडेटेड मटेरियल है वो आपको ख़त्म करा दिया जाएगा। आज शुरुआत करते हैं अपना पॉलिटी से, जिसमें कि बहुत सारे करंट अफेयर्स को मैंने आपको मंथली मैगजीन जैसे कि जनवरी फरवरी की कराई है, उसमें ये सब चीज़ें मैंने कराई हुई हैं, वही सब चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं। तो पॉलिटी में पहला टॉपिक है इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। जैसे कि उसमें अभी हाल फिलहाल में समान नागरिक संहिता था, चर्चा में रहा, तो इसको हम लोग समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको मार्क कराता जाऊँगा, आप लोग उसको पढ़ते जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने समान नागरिक संहिता से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा है, उसने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड का विधेयक 2024 को पारित कर दिया। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक जो है उत्तराखंड की विधानसभा ने पारित किया, और इसको राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल गई, इसके बाद यह कानून बन चुका है। ठीक, तो ये आप जब विधेयक पारित हुआ है तो आपको ये फैक्ट याद में रखना है कि उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला, यूसीसी पर कानून बनाने वाला, पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अब इसी के बाद जो है असम और गुजरात जैसे राज्य भी यूसीसी को लागू करने की काम पे जो है वो लोग शुरुआत कर रहे हैं, और ये लोग काम शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके आपको जानना ये भी फैक्ट जरूरी है कि गोवा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पहले से यूसीसी मतलब सामान्य नागरिक संहिता वो लागू है, किंतु यह यूसीसी से अलग है, ये पुर्तगाली संहिता के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो ये मतलब समान नागरिक संहिता है, लेकिन यूसीसी से ना होकर के बल्कि पुर्तगाली नागरिक संहिता पहले से मौजूद है। कहाँ पे? गोवा में। लेकिन अभी जो है वर्तमान में आपको ध्यान देना है, उत्तराखंड पहला राज्य है यूसीसी कानून पारित करने वाला। तो यूसीसी होता क्या है? सबसे बड़ी बात ये सवाल उठेगा ना कि जो समान नागरिक संहिता है वो क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आशय ये होता है कि पूरे देश में जो सभी नागरिक होंगे, ठीक, उनके लिए एक समान कानून लागू होगा। किस मामले में? तो आपको ये दिखना है कि समान कानून किस में होगा। तो जो सभी धार्मिक समुदाय हैं उसके विवाह में, उसके तलाक पे, उसका विरासत जो अगर कोई ट्रांसफ़र करेगा, किसी बच्चे को गोद लेना हो या फिर उत्तराधिकार हो, इसका जो यानी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये पर्सनल होते हैं, पर्सनल मामले होते हैं। तो व्यक्तिगत मामलों में एक समान जो कानून हो, एक समान कानून किस पे हो? सभी नागरिकों पे हो, सभी नागरिकों पे। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और संविधान का जो भाग 4 है उसके आर्टिकल 44 आप जानते होंगे, यानी इसके अनुसार जो डीपीएसपी में राज्य जो है बताया गया कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, ठीक, सब नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो ये देख लिया आपने। तो अभी जो है वर्तमान स्थिति देखना ये है कि भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपको देखा जाए तो भारत में बहुत सारे समुदाय रहते हैं, बहुत सारे, जिसमें हिंदू हैं, बहुत सारे जो मुस्लिम हैं, अनेक प्रकार के सिख, ईसाई, पारसी वगैरह, जैन, बौद्ध धर्म सब हैं। तो होता क्या है कि सभी जो समुदाय हैं उनका एक पर्सनल लॉ है, पर्सनल तंत्र है। इसी से अलग अलग इन्हीं को एक्ट में बदल दिया गया, और इन्हीं के माध्यम से जो है इनके पर्सनल लॉ को रेगुलेट किया था। जैसे कि हिंदू के लिए हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, हिंदू का उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, और हिंदू का दत्तक ग्रहण और भरण पोषण एक्ट 1956 है। अब हिंदू में क्या क्या शामिल है हिंदू शब्द में? तो सिख, जैन और बौद्ध, ये भी क्या है? हिंदू शब्द में शामिल है। इसी तरह से मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत है 1937 वाला कानून, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसा है। तो ये तमाम है, ठीक, तो ये कानून है। लेकिन इसके जगह पे सभी क्या किया जाएगा, जब यूसीसी लागू होगा तो सभी के हटा करके सिर्फ एक जो है कॉमन कोड होगा, कॉमन जो कानून होगा, सबके लिए एक समान होगा। किन मामलों में? तो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे पर्सनल लॉज में होगा। यूसीसी का जो सिफारिश करने वाली कुछ प्रमुख केसेस है, जैसे कि शाहबानो केस बहुत फेमस है 1985 वाला, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर के यूसीसी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। यानी जितना गुजारा भत्ता जो पत्नी को मिलता है तलाक होने के बाद, उसी पे प्रकाश डाला था। सरला मुग्दल केस भी 1995 वाला है, जिसमें सभी धर्मों में लैंगिक समानता के लिए यूसीसी की जरूरत बताई थी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने।
इसी तरह से पाउलो कोइंटिनो बना मारिया लुइजिना वेलेंटिना पेरेरा 2019 वाला ये मामला है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने समान कानूनों की आवश्यकता पे प्रकाश डाला था। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जानना आपको जरूरी होता है, चीज़ें आपको आनी चाहिए, रेगुलेट करना उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई समान नागरिक संहिता पे। अब आता है 6th शेड्यूल। इंपॉर्टेंट है 6th शेड्यूल, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा। लद्दाख जो है, लद्दाख को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत जो है जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के लिए वहाँ के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप हमें जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट लद्दाख को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। वहाँ के लोग जो है इस पर धरना दे रहे हैं, विवाद में बहुत ज़्यादा था ये। तो 6वीं अनुसूची क्या है, 6वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है, और 5वीं अनुसूची क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल प्रीलिम्स में बन सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, यहाँ से सवाल बने हुए हैं। जो 6वीं अनुसूची है संविधान का, उसके आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 है और 275 का क्लॉज 1, उसके तहत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जो ट्राइबल क्षेत्र हैं यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान किए गए हैं। सिर्फ 4 स्टेट में आपको नोट करना है इसको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर मत मारना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। मणिपुर नहीं है, नागालैंड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 4 स्टेट हैं, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा उसी का प्रावधान किया गया 6वीं अनुसूची में। कौन सा आर्टिकल? 244(2) और 275(1), ठीक है। ये दो जो है इसमें जो आर्टिकल में बताया गया, इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये जो सभी 4 राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, इनके 4 राज्य के जो गवर्नर होंगे वे अपने अपने राज्य में क्या करेंगे कि स्वायत्त जिला परिषद बनाएंगे, ठीक है। स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन करेंगे, और दूसरा स्वायत्त प्रादेशिक परिषद का गठन करेंगे, ठीक है। तो 2 गठन होगा, किसका? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल का, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक रीजनल काउंसिल, इसके गठन करने का अधिकार देते हैं। अच्छा, ये अधिकार क्यों होता है? आप यहाँ पे शब्दों को गौर करो तो यहाँ बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय लोगों के क्या होते हैं कि जो हमारा जो सामान्य जीवन चलता है उनसे उनका जीवन अलग होता है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, उनका अपना रहन सहन होता है। ऐसे में उनकी संस्कृति, रहन सहन और उनके तौर तरीकों को बरकरार रखने के लिए साथ साथ उन्हें अपने देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेज कर रखना और उन्हें एकीकृत करने के लिए ऐसे प्रावधान जरूरी है, जो कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। अब भारत जो विविधताओं का देश है, तो ऐसे में विविधता में एकता लाने के लिए हमें लचीलापन जरूरी होता है। इसी लचीलापन को शामिल करने के लिए 5वीं 6वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसमें कि 6वीं अनुसूची जो है खासकर जनजातीय क्षेत्र जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लोगों के लिए जो है ये प्रावधान करती है, ट्राइबल एरिया लोगों के लिए। इसी में शामिल होने के लिए लद्दाख के लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब वो लोग अपना वो बताते हैं। अब डिमांड क्या है कि जैसे हम लोग भी अलग, हमारी संस्कृति है, हम लोग अलग थलग महसूस करते हैं, हमारे लिए अपना जो है संसाधन है, ठीक, हमारे पास जो ट्राइब्स हैं वो भी उनकी अपनी एक अलग पहचान है, तो हमें इसका संरक्षण करने के लिए हमें एक खुद का जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पावर चाहिए। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के प्रावधान होते हैं, किसके माध्यम से? स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल के माध्यम से। जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसमें मैक्सिमम 30 जो होते हैं मेंबर होते हैं, 30 मेंबर मैक्सिमम होंगे, 4 राज्यपाल उसमें नामित करेगा और शेष जो होंगे वो चुने जाते हैं। इसमें बोडोलैंड जो है एक अपवाद, जिसमें कि 46 सदस्य हैं। फिर जो ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल है, इसमें इसके मतलब किसी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें क्या होगा कि अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, ठीक। तो उन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या होगा, राज्यपाल या उनके द्वारा जो मतलब स्वायत्त क्षेत्र होंगे उसको विभाजित कर सकता है राज्यपाल। यानी जैसे क्या होता है कि देखो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया, अब उसमें क्या होगा कि उसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा कि कई सारे जो शेड्यूल ट्राइब होंगे, एसटी, ऐसे बहुत सारे जो समुदाय होंगे जो शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, राज्यपाल उनके लिए अलग से एक रीजनल काउंसिल बना सकता है, उनको अलग अलग क्षेत्र में विभाजित कर सकता है। और इनको क्या है कि 6वीं अनुसूची ने जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को या रीजनल काउंसिल को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ भी दी हैं, आपको ये ध्यान देना है। तो कौन कौन सी विधायिक शक्तियाँ दी हैं, तो ये सवाल पूछा हुआ है इस पर।
इस पे जो है ये सवाल पेशा एक्ट में भी पूछा हुआ है, जो भूरिया समिति की सिफारिश पे आई थी, वो आपको ध्यान देना है। और सवाल जो है 5वीं अनुसूची में भी पूछा हुआ है यूपीएससी में, तो आपको नोट करना है सब चीज़ों को। तो विधायी शक्ति क्या है? नियम बनाना। किस चीज़ पे नियम बनाना? तो भूमि पे नियम बनाएगा, वन प्रबंधन पे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे, ठीक, यानी जो रिजर्व वन होगा उसके अलावा इसको ध्यान देना है, झूम खेती पे, और मुखिया की नियुक्ति के संबंध में, जैसे संपत्ति का उत्तराधिकार हो, विवाह हो, तलाक हो, या कोई सोशल प्रथा हो, उसके माध्यम में भी ये जो है नियम नियम बना सकते हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान देना है कि साहूकारी का कार्य या व्यापार के नियम और नियंत्रण संबंध भी बनाते हैं नियम। जैसे कि कोई शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें एसटी के निवासी हों या उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का निवासी होगा, तो उसके लिए जो क्या वो साहूकारी का कार्य करेगा, क्या व्यापार करेगा। जैसे मान लो कि मैं बाहरी हूँ, मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश का, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे असम में, ठीक है, तो असम में जैसे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, वहाँ पे मैं क्या व्यापार करूँगा, क्या मतलब लेन देन, क्या सारी चीज़ें होंगी, इसके माध्यम के लिए जो है ये नियम बना सकता है। कार्यकारी शक्ति क्या होगी कि जिले में जो भी प्राइमरी जो स्कूल्स होंगे, बाजार होंगे, औषधालय होंगे, तालाब, मत्स्य पालन, सड़क परिवहन, राज्य जलमार्ग, इसकी स्थापना का मैनेजमेंट करना की शक्ति भी, स्थापना या मैनेजमेंट दोनों करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल के पास ये होती है। एक बात और भी ध्यान देनी है कि जो परिषद होंगे उसमें जो प्राथमिक विद्यालय होंगे उसमें भाषा और शिक्षा का तरीका क्या होगा, उसके लिए भी उनको अधिकृत किया गया है। न्यायिक शक्ति में ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों के गठन का अधिकार है, ठीक, ये भी ध्यान देना है। और लेकिन इनको एक चीज़ अपवाद है कि मृत्युदंड या 5 वर्ष अधिक कारावास का जो है मामले पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देना है। अच्छा, जो इनका न्यायालय होगा जैसे जिला परिषद न्यायालय, उनके किसी भी मुकदमे पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़ करके किसी भी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। यानी वो ये नहीं कि जिला का न्यायालय उठेगा उनको ओवरराइट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जो है उनका अधिकार क्षेत्र इस पे होता है। वित्तीय शक्तियाँ में अपना परिषद के लिए बजट बनाएंगे, वो भू राजस्व का आकलन करेंगे और टैक्स वगैरह लगाएंगे व्यवसाय पे, व्यापारियों पे, ठीक है। और साथ साथ इसी बात को एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टा देने की शक्ति दी गई है, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में पूछा गया था किसी दूसरे रेफरेंस में, मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर इस पर सवाल एक बना है, ठीक है। PYQ आप उठाकर जरूर देखिएगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में जानना जरूरी है। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो अभी आपने 6ठी अनुसूची में पूछा, सिर्फ पढ़ा कि सिर्फ 4 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होता है, लेकिन जो 5वीं अनुसूची होती है वो भारत के किसी भी राज्य में कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, ठीक। वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। किसी भी राज्य के 10 मतलब जो जनजातीय क्षेत्र होंगे उनके पे लागू होगी। वर्तमान में 10 लोगों पे है। इस पे सिर्फ 4 पूर्वोत्तर स्टेट में ही लागू होती, 6वीं वाली। प्रशासन में देखते हैं तो प्रशासन के लिए यहाँ पे जो 5वीं अनुसूची उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, TSC। और यहाँ पे आपने देखा जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद, अभी आपने पढ़ा ना, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल्स। प्रशासनिक शक्ति ये होती है कि राज्यों की जो विधानसभा होती है उसका गठन होता है वहाँ पे, तो इसके जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है उसकी शक्ति कम होती है और अधिकतर एग्जीक्यूटिव होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव है, विधायी है और न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, और सभी क्या है, संविधान से मिली हुई हैं। यानी कि संविधान प्रदत्त शक्तियाँ यहाँ पे इसको प्राप्त हैं 6वीं अनुसूची में, ठीक है। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो जनजातीय अधिकार है उनका हम जो उनके राइट्स है उनकी सुरक्षा पे बल दिया जाए, उनके राइट्स की सुरक्षा की जाए, अधिकारों की। लेकिन यहाँ पे स्वशासन का बल मिलता है, यानी कि आप खुद से स्वशासन करते हैं, शासन में भागीदार होते हैं। पेशा एक्ट को ध्यान देना है, पेशा एक्ट में सवाल बना हुआ है, तो 5वीं अनुसूची में पेशा एक्ट लागू होता है, 6वीं अनुसूची में पेशा एक्ट लागू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान सुर्खियों में क्यों रहा? सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसने AMU यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका अल्पसंख्यक दर्जा पे मामला सुरक्षित रख लिया, फैसला, ठीक है। उसका मामला था, उस पर फैसला सुरक्षित रखा किसने? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने। किसी भी संविधान पीठ में मिनिमम कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अल्पसंख्यक से जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसके बारे में वो क्या प्रावधान है, वो क्या होता है, इसको आप लोग जानना जरूरी होता है। तो ये न्यूज में रहा है, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, भारत का संविधान 30 जो आर्टिकल 30(1) है मौलिक अधिकारों में 30(1), वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों बात करता है। एक तो भाषा के तौर पे, दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यक के अधिकारों के, इससे संबंधित है। और इसी आर्टिकल में अपनी रुचि का जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसको स्थापित करना और उसका प्रशासन करना,
यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करना अधिकार उन अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अब इसी अधिकारों की, शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यकों की क्या बना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 बना। ये आयोग अधिनियम क्या है, ये अर्ध न्यायिक निकाय है, सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त हैं, और ये मतलब किसी भी जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होगा उस पर कोई भी प्रश्न उठेगा तो ये निर्णय लेता है। ठीक, तो केंद्र सरकार ने, अब अल्पसंख्यक की बात आ रही है, किस पे, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो केंद्र सरकार ने 6 समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक यानी धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को किस में अधिसूचित किया है, कौन कौन से, तो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, बौद्ध, पारसी और जैन है। ठीक है, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि स्टेटमेंट कभी भी आए कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है तो उसको गलत करना। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय के टर्म को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, अब आता है कि जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उसको क्या विशेषाधिकार मिले हैं। तो आर्टिकल 30 जो क्लॉज 1A है उसके तहत कोई भी जो अल्पसंख्यक समुदाय होगा या उसके द्वारा स्थापित हो या एडमिनिस्ट्रेटिव शिक्षण संस्थान हो, उसकी किसी भी जो एसेट है उसका अधिग्रहण के बदले मुआवजा मिलेगा। जैसे मान लो कि मैं अल्पसंख्यक हूँ और मैंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्थापित किया और उसकी कुछ ज़मीन को जो है सारा राज्य सरकार जो है, नेशनल हाईवे निकल रहा है उसमें वो आ रहा है, तो राज्य सरकार को उचित मुआवजा देना पड़ेगा। बल्कि वो जो है, ये नहीं कि नेशनल इंटरेस्ट में उसको आप ले सकते हो, उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में भी आप उसको नहीं ले सकते, उसके लिए मुआवजा का जो बात है वो आर्टिकल 31A में जो है वो बताई गई है, यानी एक तरह से मौलिक अधिकार है मेरा ये। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, अब आता है कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 उसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले या सहायता प्राप्त नहीं करने वाले पर जो MIA पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना, विशिष्ट विशेष अधिकार जो है ये, तो ये चीज़ें हैं। अब आता है कि संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की जो कार्यप्रणाली है, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, लोकल गवर्नमेंट, इससे संबंधित कौन कौन से खबरें जो हैं वो सुर्खियों में रही हैं। तो अभी आप जानते होंगे राज्यसभा में उपसभापतियों का पैनल गठित हुआ, अभी ये पुनर्गठन हुआ था, इसका न्यूज़ में रही थी और मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति और उपराष्ट्रपति, इन लोगों ने उपसभापतियों का पैनल गठित किया। अब किसके तहत होता है, तो कार्य संचालन नियम जो है राज्यसभा की, उसकी नियम 8 के तहत जो है इनका पैनल होता है और इसकी नियमों के संबंध में अनुच्छेद 118 में प्रावधान भी किए गए हैं संविधान के। ठीक, अब कैसे ये क्या करेंगे, तो मान लो कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति अनुपस्थित हो, तो इनमें से जो उपसभापति का पैनल होगा उसमें से कोई सदस्य उठेगा और राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव कैसे होता है, कब होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये जानना जरूरी है। आप इस लक्ष्मीकांत में सब पढ़े होंगे, बस इसमें न्यूज में है इसलिए आपको ध्यान देना है इसमें सब चीज़ों को। तो प्रधानमंत्री ने संसद में जो PM है उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा का जवाब दे दिया, ये न्यूज में है और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। तो धन्यवाद प्रस्ताव होता क्या है कि सदन में एक औपचारिक प्रस्ताव पेश होता है संविधान का जो आर्टिकल 87 क्लॉज 1 है उसके तहत, उसी के तहत जो होता है राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अभिभाषण देते हैं, उन्हीं पे आभार व्यक्त किया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव में 87 क्लॉज 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 87 में बताया गया है, ये आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति जो होगा उसको सदन का जो दोनों सदन है उसको एक साथ संबोधित करना या उसके आरंभ में सदन के जो आह्वान है उसके कारणों में सूचित करने का सकता है। ध्यान देना आपको यहाँ पे टर्म को कि राष्ट्रपति को जो सदन है, ठीक, सदन उनका क्या करना है, उसके दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना और आरंभ में, शुरू में ही सदन का जो आह्वान क्यों हुआ है उसके कारणों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। ठीक, जब लोकसभा का प्रत्येक आम चुनाव होता है उसके बाद प्रथम सत्र होगा तब ये होगा, या प्रत्येक वर्ष के जो प्रथम सत्र होगा उसके आरंभ में दोनों सदनों को संबोधित राष्ट्रपति करते हैं। अब ये जब संबोधित कर देते हैं तो दोनों सदनों द्वारा इसे अपनाया जाना बहुत जरूरी होता है। अब इन प्रस्तावों को जो अपनाते हैं तो संशोधनों के साथ, मान लीजिए कि कुछ उसमें संशोधन चाहे तो वो हो सकता है, इसको संशोधनों के साथ हम अपना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब आता है बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर, बिना पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति था उसको बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री पद पे रखने के चलते तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा। तो बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री क्या हैं, तो भारत सरकार का आवंटन कार्य नियम 1961 है जो भारत सरकार के कुछ कार्यों को निर्धारित करता है। तो उसके तहत भारत का जो राष्ट्रपति है PM की सलाह पर
बिना पोर्टफोलियो के किसी केंद्रीय मंत्री को विशेष कार्य की जिम्मेदारी दे सकता है। अब जो बिना पोर्टफोलियो के केंद्रीय मंत्री होगा उसके पास कोई कार्यालय नहीं होगा और मंत्री के तौर पे कोई वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन मंत्री के तौर पे सभी सुविधाओं का और विशेषाधिकार मिल सकता है और विधानमंडल सदस्य के रूप में वेतन भत्ता पाएगा। यानी कि आपको क्या कैटेगराइज करना है यहाँ पे, बिना पोर्टफोलियो का अगर कोई मिनिस्टर है तो उसका कोई कार्यालय नहीं होगा, ऑफिस नहीं होगा, विभाग नहीं होगा, ठीक है। विशेष कार्य के लिए मिलेगा वो। मंत्री के तौर पे कोई उसको वेतन नहीं मिलेगा। मंत्री के तौर पे क्या मिलेगा, तो मंत्री को सुविधा जो मिली, जैसे गाड़ी हो गया, और प्रोटोकॉल हो गया या विशेषाधिकार जो मिलते हैं वो मिलेगा। दूसरा, वो विधानमंडल का सदस्य होगा तभी तो मंत्री होगा ना, नहीं होगा तो 6 महीने में के अंदर उसको शामिल कराना पड़ता है। तो विधानमंडल के सदस्य के रूप में वेतन भत्ता पाएगा, न कि मंत्री के रूप में पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब आता है छावनियों का डीनोटिफिकेशन। इसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कॉलोनियल माइंडसेट की जो चीज़ें हैं उसको हटाया जाए। तो मैंने इसको अभी मैंने आपको जो आपको टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे, मैंने जनवरी मंथ में इस वाले आर्टिकल को शेयर किया था कि ज़रूर इस पर सवाल बनेगा। देखिए विजय नाइस ने इसको कवर भी किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने, ध्यान देना, रक्षा इस पर सवाल बन चुका है, इस वाले टॉपिक पे सवाल बन चुका है छावनियों पे, कंटोनमेंट एरिया पे। तो रक्षा मंत्रालय ने 10 छावनियाँ हैं, उनके सिविल सेक्टर जो रीजन्स हैं, सिविल क्षेत्र यानी कि जो असैन्य क्षेत्र है, उनको जो है उनसे संबंधित जो भी ज़मीनें थीं, जो चीज़ें थीं, उन क्षेत्रों को राज्य के जो स्थानीय निकाय है उसमें विलय के लिए डीनोटिफाई कर दिया, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ था कि 2023 में रक्षा मंत्रालय ने इसकी एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2023 में, जिसमें क्या हुआ था कि जो कुछ छावनियाँ होंगी राज्यों को, जो स्टेट हैं उनको बताया गया था कि जो कुछ छावनियाँ हैं उनको सिविल क्षेत्रों से अलग करना है और उनकी जगह पे जो है जो निकटतम स्थानीय जो क्या होगा, नगर पालिका होगा या नगर निगम जो भी होगा, उसमें अधीन ला दिया गया है, ठीक है। अब इस क्या हुआ कि जब छावनियों का सिविल क्षेत्र अलग हो गया तो कुछ मिलिट्री क्षेत्र ही बचा, तो इन मिलिट्री क्षेत्रों को क्या दिया जाएगा, मिलिट्री स्टेशन का नाम दिया जाएगा। और ये मिलिट्री स्टेशन क्या होंगे, ये सेना के नियंत्रण में होंगे। अब छावनियाँ क्या होती हैं पहले वो जान लो, ठीक। तो छावनी क्या होती हैं, ऐसे रीजन होंगे जहाँ पे जो सेना होगी उसकी टुकड़ी होती है, उसके लिए किलेबंदी होती है और सैनिकों के आवास होते हैं, कुछ असैन्य नागरिक भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है एक प्रकार से अंग्रेजों द्वारा स्थापित चीज़ें थी, जिसमें कि 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और पहली छावनी जो है बैरकपुर कोलकाता 1765 में स्थापित की गई थी। टोटल वर्तमान में 62 छावनियाँ हैं और इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय होता है, राज्य सूची नहीं संघ सूची का विषय होता है, ठीक है। ध्यान देना इसमें, संविधान के 7वीं सूची में संघ सूची की प्रविष्टि 3 में है, ये संघ सूची में होता है स्थानीय स्वशासन की। तो राज्यों की ये निर्देश दिया गया था कि जो छावनी होंगी उनका जो सिविल एरिया है, सिविल एरिया जो मिलिट्री एरिया नहीं है, सिविल एरिया, उसको क्या करना है, उसको हम लोग नोटिफाई करके हमें क्या करना है, जो आसपास का जो भी स्थानीय निकाय होगा, रीजनल जो लोकल बॉडीज होंगे, उसमें हमें जैसे नगर पालिका आसपास होगी तो उसको विलय कर दो उसमें। और बाकी जो मिलिट्री जो क्षेत्र बचेगा उसको मिलिट्री स्टेशन का नाम दिया जाएगा और इस पर सेना का नियंत्रण होगा। यही पूरी न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जुडिशरी की तरफ। हम लोगों ने पहला वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं हम लोग जुडिशरी की तरफ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको मैंने मैगजीन वाले क्लास में पढ़ाया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी अवसर पर 28 जनवरी को पीएम ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का जो सभागार है उसमें डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो इस पर कुछ पहल शुरू की गई, 2 पहलों को याद रखना है, मैंने मंथली मैगजीन जनवरी में पढ़ाया है इसको, कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है। यह पहल क्या करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के आम नागरिकों तक निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है इसे उपलब्ध कराया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आएंगे उसमें आम नागरिकों तक निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराएगी। दूसरा है डिजिटल कोर्ट 2.0। यह ई कोर्ट प्रोजेक्ट 2013 में जो शुरू किया गया था, ठीक है, 2013 में, देखिए 2013 में शुरू किया गया था, यानी कि जो अदालत की जो प्रणाली है उसको हम लोग डिजिटल बनाया जाएगा और अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इसी के तहत जो एक नई पहल शुरू की गई है डिजिटल कोर्ट 2.0, जिसमें जिला जो न्यायालय होंगे उनके जजों को कोर्ट में रिकॉर्ड जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 2 पहल पीएम ने शुरू की।
अब आता है सुप्रीम कोर्ट का जो है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये आपका जो है लक्ष्मीकांत में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको रिवीजन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सब चीज़ें क्या होती हैं कि स्किप करने से अच्छा होता है कि एक बार रिवीजन आप कर ही लो। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया कि संविधान का जो आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 है उसमें बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और यहाँ आपको ध्यान देना है अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि संसद, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, संसद कानून के माध्यम से इसकी मैक्सिमम संख्या निर्धारित ना करे। यानी कि संसद के पास जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी मैक्सिमम संख्या को निर्धारित करने का अधिकार यहाँ पे है। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, नोट करना इसको। वर्तमान में कुल टोटल 34 न्यायाधीश, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 33 अन्य जजेस हैं। और जो भारत के जो संविधान है उसमें आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है और उनका क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 131 के तहत जो होगा, कोई भी संघीय जो निर्णय होगा, विवाद होगा, उस पर निर्णय करने का जो सबसे मूल क्षेत्राधिकार किसका है, वो सुप्रीम कोर्ट का है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 131 के तहत, ठीक है, 131 के तहत आपको जो है इसमें है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 132, यानी इसमें 132 में इसमें क्या है आपका कि अपीली अधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार, ठीक, हाई कोर्ट से। दूसरी चीज़ क्या है, आर्टिकल 133 है जिसमें कि उच्चतम न्यायालय से अपील के संबंध में सिविल मामले जो होंगे उसमें अपीली क्षेत्राधिकार है। तो इस तरह से ये अपीली क्षेत्राधिकार हो गया। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए लागू करने के लिए आरंभिक अधिकारिता भी है। तो इस तरह से सभी आर्टिकल्स को आपको ऑन द टिप मुंह से याद होनी चाहिए, तभी आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आर्टिकल 136 के तहत क्या होता है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा अपने विवेक के अनुसार भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जो भी विवाद, जो भी आदेश या जो भी वाद होंगे वो उसके लिए अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो होता है भारत में सभी न्यायालयों और जो ट्रिब्यूनल्स हैं उस पर अपीली अधिकारिता रखता है, ठीक है। आर्टिकल 143 के तहत क्या रखता है, सलाहकारी अधिकारिता। जैसे क्या है, राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह जो है प्रेसिडेंट को, उसकी शक्ति आर्टिकल 143 के तहत होती है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है उसमें। तो आर्टिकल 144 क्या होता है, कभी कभी लोग उसको छोड़ देते हैं, आर्टिकल 144। तो आर्टिकल 144 ये होता है कि जो भी सिविल और न्यायिक अधिकारी होंगे उनका क्या करना है, उस सुप्रीम कोर्ट का सहायक बनना होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, इसको सहायक होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सहायक मतलब इन द सेंस कि उनका जो है उसको उसका जो है असिस्ट करना है, उसको आपको सपोर्ट करना है। और जो भी साथ मतलब ये भी ध्यान देना कि आर्टिकल 137 है, उसके तहत क्या हुआ कि स्वयं का जो निर्णय होगा उसके खिलाफ भी आदेश जारी कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। यानी कि खुद के द्वारा खुद के जो निर्णय होंगे, आदेश होंगे, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है, आर्टिकल 137 के तहत ये सारी चीज़ें हैं। इससे संबंधित तथ्य यह है कि हाल ही में एक जो इसको खबर को मैंने आपको मंथली मैगजीन में कराया कि सुप्रीम कोर्ट की जो क्षेत्रीय पीठें थीं उस पर एक बात सामने निकल कर आई कि कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पे जो संसद की स्थायी समिति थी उसने संसद को सूचित किया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रीजनल पीठों को स्थापित करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का आर्टिकल 130 का उपयोग करके इन रीजनल पीठों की स्थापना कर सकता है। किसका आर्टिकल का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 130 का इस्तेमाल करके, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट का आसन यानी कहाँ बैठेगी, इसका जो आर्टिकल कौन सा है, 130 है। तो इसी में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का जो आर्टिकल 130 का इस्तेमाल करेगा और अपने रीजनल पीठों को स्थापित कर लेगा। अब कहाँ करेगा इसमें, तो चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में या किसी ऐसे स्थानों पर करे जिन्हें भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति से अनुमति पर निर्धारित कर लेगा। यानी जो CJI जो होंगे राष्ट्रपति से अनुमति मांगेंगे और ये जो है स्थापित करेंगे। अब इससे क्या होगा, न्याय की त्वरित पहुंच होगी। ऐसे आप मान लो कि अगर आप जो अरुणाचल प्रदेश में हो और आप जो वहाँ के गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो फैसले से आप जो है क्या है कि असंतुष्ट हो, आपको अपील करना है, किंतु आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं होते नहीं या सुविधा नहीं है, तो आप दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाते। अगर वहाँ पर पीठ रहती, वहाँ पर एक छोटी पीठ होती तो आप जब चाहे तो वहाँ पर आप अपील कर सकते थे, ठीक। तो इस तरह से न्याय की समान पहुँच होगी और जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है, यानी कि जो कानून के समक्ष समानता, ये भी सुनिश्चित हो सकता है। तमाम चीज़ें होंगी, जस्टिस होगा, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी इसका क्षेत्रीय पीठों से लाभ हो सकता है। इस पर हमने डिस्कशन किया था पहले।
भारत में जो है ट्रिब्यूनल सिस्टम, भारत में अधिकरण प्रणाली, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो जो अधिकरण होंगे, ट्रिब्यूनल्स होंगे, वे सरकार को पॉलिसी मेकिंग के लिए निर्देश नहीं दे पाएंगे। आपको ध्यान देना है, ये बहुत बड़ा खबर थी और इसको मैंने मंथली मैगजीन में कराया था कि जो भी अधिकरण होंगे, ट्रिब्यूनल्स होंगे, सरकार को पॉलिसी निर्माण के लिए सदस्य जो है आदेश निर्देश नहीं दे सकते। अब ये बात कैसे निकल कर सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने निर्णय में सशस्त्र बल जो अधिकरण था, जो क्या था कि आपका सशस्त्र बल अधिकरण का फुल फॉर्म है कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल था। उसने निर्देश दिया था कि सरकार को कि जज एडवोकेट जनरल के पद को भरने के लिए पॉलिसी बनाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रद्द कर दिया आदेश को कि आप पॉलिसी बनाने के लिए आदेश नहीं दे सकते ट्रिब्यूनल्स को। तो अब ट्रिब्यूनल्स न्यूज में आ गई। ठीक, जो AFT था उसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति थी। ठीक, तो अब क्या हुआ कि अब ये ट्रिब्यूनल्स न्यूज में आ गए। तो ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, तो उसको पहले समझते हैं। ठीक, तो ट्रिब्यूनल समझ लेंगे तो फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समझेंगे। तो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे जो न्यायपालिका है उसके ऊपर जो भी मुकदमे का भार उसको कम किया जाए। और किसी टेक्निकल विषय में, जैसे क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें, जैसे मान लो कि कोई हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी भी तो एक सीमा है। मान लो कोई विषय है जो कि वो क्या है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि अंतरिक्ष सेक्टर से रिलेटेड कोई मुकदमा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी जजेस अंतरिक्ष सेक्टर की तमाम कानूनी पहलुओं और जो उसकी तकनीकी जानकारियों के बारे में अवगत तो होंगे नहीं। ऐसे में होता क्या है कि सरकार ने ये आवश्यकता महसूस किया कि विषय विशेषज्ञ जो होते हैं वो जजेस तो होते नहीं हैं, तो अब ये एक ट्रिब्यूनल्स को बनाना जो वहीं पे शुरुआत हुई, जिसमें विषय विशेषज्ञों को जो शामिल किया जाता है किसी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तकनीकी विषय, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है। और इसी के माध्यम से इनको संवैधानिक मान्यता मिली। किसके माध्यम से, तो संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, संविधान का ध्यान देना, संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ तो उसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए, 323A और 323B। किस समिति की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया और आर्टिकल जो है 332A और 323B को जोड़ा गया संविधान में और इनको संवैधानिक मान्यता दी गई। तो 323A क्या बोलता है कि संसद को कि लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में निपटने के लिए एक जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का गठन करे। संसद जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर इन ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। किसके माध्यम में, लोक सेवकों की भर्ती के और सेवा शर्तों के मामलों को निपटने के लिए। आर्टिकल 323B में बताया गया कि किसी अन्य विषय जैसे कि कराधान, टैक्सेशन के लिए हुआ, भूमि सुधार के लिए हुआ, तो उसके लिए भी जो है अधिकरणों की स्थापना के प्रावधान किए जा सकते हैं, उसके लिए भी ट्रिब्यूनल्स बन सकते हैं। ठीक, और ऐसे में संसद या राज्य विधानमंडल जो है कानून बनाएंगे और ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो आर्टिकल 323B है उस पर जो विषय निर्धारित किए गए हैं कराधान, भूमि वगैरह के लिए, केवल संसद का अधिकार नहीं है। चाहे तो राज्य विधानमंडल जो हैगा अपने सातवीं सूची में, राज्य सूची में जो भी विषय आने वाले हैं, ठीक है, उस पर ट्रिब्यूनल बना सकती है। यानी कि स्टेट भी जो है वो ट्रिब्यूनल बना सकता है आर्टिकल 323B में। किस पे, जो राज्य सूची के अंतर्गत जो है जो विषय उसके का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे उन पे ट्रिब्यूनल्स का गठन स्टेट कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को देख लिया। अब इसकी जो ट्रिब्यूनल्स गठन होते हैं वो क्या होते हैं कि पारंपरिक अदालत, जो ट्रेडिशनल जो अदालत होती है उसके विपरीत होते हैं, जिसमें क्या हुआ कि मान लो जजेस तो हैं, साथ साथ जो है अगर किसी कोर्ट में किसी विषय के विशेषज्ञ तो होते नहीं है, किंतु ट्रिब्यूनल्स में वही बताया ना कि तकनीकी सदस्य यानी कि कोई विशेषज्ञ सदस्य भी हो सकता है। जैसे मान लो टैक्सेशन से संबंधित, कोई कराधान से संबंधित कोई मामला है, तो कोई एक कराधान संबंधित विशेषज्ञ होगा जो उस विषय के कानूनी पहलू, तकनीकी पहलुओं को समझेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को समझेगा और उस पे फैसला देगा। तो जो फैसला होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि वो तो जजेस क्या होंगे कि सभी विषय जानकार तो हो नहीं सकते। जैसे मान लो कि सेल थेरेपी से संबंधित कोई मामला हो, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था 3 पैरेंट बेबी पढ़ाया था मैंने तो साइंस एंड टेक में। और मान लो कि उसमें क्या हुआ कि मान लो कि 3 पैरेंट बेबी पे कोई विवाद हो गया, ठीक, और ये फैसला गया सुप्रीम कोर्ट के पास उस विषय का। अब भाई सही बात है, बायोटेक्नोलॉजी के जानकार तो होंगे नहीं जजेस तो कानूनी पहलुओं को जानेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो विशेषज्ञ होंगे अगर वो शामिल होते तो फिर क्या होता है कि वो जो फैसला होता है ज़्यादा तर्कसंगत होता है। ऐसे में जो तकनीकी सदस्य होते हैं उसी मामलों में ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ज़्यादा प्रभावी होते हैं।
ठीक है। तो इसी ट्रिब्यूनल्स ने जो है, इसी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स ने क्या हुआ था, एक पॉलिसी बनाने का गठन किया था, निर्देश दिया था केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने यह निरस्त कर दिया, कहा कि आपको पॉलिसी बनाने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। यही न्यूज में था, समझ में आ गया आपको चीज़ें। तो अभी ट्रिब्यूनल के पास क्या होता है कि उनकी विशेषज्ञता के जो क्षेत्र होंगे उनके भीतर सुनवाई करेगा, निर्णय लेगा, उसके लिए विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। और कुछ कुछ ट्रिब्यूनल के पास अपीली क्षेत्राधिकार में है। लेकिन ध्यान देना है कि इस ट्रिब्यूनल के फैसले अगर कोई आते हैं तो उसके खिलाफ अपील क्या होती है, सामान्यतः हाई कोर्ट में की जाती है। कुछ कुछ ऐसे कानून भी जिसमें कि कुछ अपीलें सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं। ये व्याख्या किया किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। नोट करना, इसको ध्यान देना। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं। इस कारण से क्या हुआ कि कोई भी ट्रिब्यूनल को सरकार को पॉलिसी बनाने का निर्देश देने का कानूनी अनुमति नहीं होगा। ठीक है, पॉलिसी निर्माण करना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। आप आदेश दो अलग चीज़ है, पॉलिसी बनाने का निर्देश नहीं दे सकते आप। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्माण करना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। यही होता है सेपरेशन ऑफ पावर, इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो इसको नोट करना आप लोग। इस सवाल स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है ये। तो हमने इसको कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर कर लिया। अब आता है कि भारत में ट्रिब्यूनल प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 1941 में आयकर अपीली अधिकरण की स्थापना की गई थी। भारत का पहला ट्रिब्यूनल था। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने माना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन में 323 बे शामिल किए गए और यहाँ पे स्थापना की गई। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अभी ये इसको आप इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको आप मार्क कर सकते हो, हटा सकते हो इसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, मानहानि, डिफेमेशन की बात यहाँ पे आ रही है। सुर्खियों में क्यों रहा कि विधि आयोग की 250वीं रिपोर्ट आई। किस पे, विधि आयोग की विधि संबंधी जो चीज़ें होती हैं उस पर, उसमें इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो आपराधिक मानहानि है उसको नए कानून में बनाए रखने की सिफारिश की गई है। ठीक है, नए आपराधिक कानून में, जैसे जो नए नए आपराधिक कानून 3 शामिल हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम वगैरह। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपराधिक मानहानि है उसको शामिल किए करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो आपराधिक मानहानि के बारे में समझते हैं। सॉरी, थोड़ा पानी पीने चला गया था मैं, अभी मैं आया हूँ। डिफेमेशन जो होता है सुर्खियों में क्यों रहा कि विधि आयोग की 250वीं रिपोर्ट थी, उसमें आपराधिक मानहानि को नए आपराधिक कानूनों में शामिल रखने की सिफारिश यहाँ पे की गई। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो जीवन की गरिमा है वो संविधान के जो है आर्टिकल 21 का हिस्सा है। जीवन की जो गरिमा है वो संविधान का आर्टिकल जो 21 है उसका हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो जीवन की गरिमा है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है और इसी में जो इसमें जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो हमारे मूल अधिकार का एक पहलू है। तो ऐसे में जो होता क्या है कि जो हमारी जीवन की गरिमा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो अपमानजनक भाषाएं होती हैं लोग इस्तेमाल करते हैं या बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, इससे संरक्षण इनको हमें करना आवश्यक होता है। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है उसमें बताया गया, उसमें उसी में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है 19(1) और ए में उसी के तहत जो है उस पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, यानी कि प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं कि मानहानि के आधार पे हमें वाक और अभिव्यक्ति पे
युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, यानी उसको हम लोग रोका जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति पे मानहानि नहीं कर सकते। इसकी के आधार पे हम वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पे जो है हम रोक लगा सकते हैं। मानहानि का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी किसी प्रतिष्ठा के नुकसान पहुंचाना हो गया, या उसके खिलाफ कोई अनर्गल बातें हों जो असत्य हों और अपमानजनक हों, इस तरह की बातें जो होती हैं वो सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार का अपराध हो सकती हैं। आपराधिक मानहानि के तहत जो होगा दोषी व्यक्ति उसको जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सिविल मानहानि के तहत कोई जो पीड़ित होगा वो क्या कर सकता है कि नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अभी इसी मामले में राहुल गांधी की जो है वो क्या हुआ था, सदस्यता रद्द हुई थी, 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, फिर सदस्यता को बहाल किया था। यही डिफेमेशन का केस था। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अभी जो हाल ही में भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा में जो मतलब भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी बताया गया है कि जो दोषी व्यक्ति होगा मानहानि से वो क्या करेगा, सामुदायिक सेवा की सजा देने का नया प्रावधान किया गया। यानी कि क्या करेगा कि वो जो है व्यक्ति जो डिफेमेशन का जो दोषी होगा वो चाहेगा तो वो कम्युनिटी सर्विसेज करने का उसका जो है सजा होगी, समुदाय की सेवा करेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बस इतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। परिहार रिमिशंस इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में क्यों रहा, इसको मैंने मंथली मैगजीन में कवर कराया था कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा जो समय से पहले रिहाई की गई थी उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहाई दी थी बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को, सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रद्द कर दिया। परिहार होता क्या है रिमिशंस, कि किसी दोषी को जो दंड होता है उसकी नेचर को नहीं बदलना है बल्कि अवधि को कम कर देना है। जैसे मान लो कि 10 साल की सजा हुई थी उसको हम लोग 5 साल कर देंगे, लेकिन सजा का जो नेचर होगा वही रहेगा। जैसे मान लो 100 श्रम सजा है तो 100 श्रम ही रहेगा, बट उसका जो अवधि है वो 10 साल से कम होकर के 5 साल ये चाहे तो इसमें हो सकता है। ठीक है, इसे दंड का परिहार बोलते हैं, रिमिशन बोला जाता है। और राज्य जो होगा उसकी अपनी रिमिशन पॉलिसी होगी, उसी के तहत दोषियों को समय से पहले रिहा कर सकता है। ठीक है, तो रिमिशन के संबंधित जो प्रावधान है वो आपको देखना है, संवैधानिक प्रावधान। तो आर्टिकल 72 जो है वो राष्ट्रपति को यानी संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान में जो प्रावधान रिमिशन संबंधित है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आर्टिकल 72 जो है भारत के राष्ट्रपति को कोई भी अपराध है उसके लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए दंड को माफ करेगा, निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है और लघुकरण कर सकता है। ठीक है, अब किन परिस्थितियों में देगा, तो कोई दंड अगर कोर्ट सेना न्यायालय ने दिया, कोर्ट मार्शल ने दिया है, या दंड जो है संघ की एग्जीक्यूटिव पावर के आने वाले कानूनों के दायरे में दिया गया है, या किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दी गई हो। ठीक इसी प्रकार से जो आर्टिकल 172 उसी तरह से राज्य में आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियां भी उसी के समान होती है राष्ट्रपति के। लेकिन जो होता है यहाँ पे ध्यान देना है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है या उसका लघुकरण कर सकता है, किंतु माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, और जो राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं केवल राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के अधीन ही होती है। ध्यान देना इसको, ये चीज़ को नोट कर लो कि आर्टिकल 161 के तहत जो राज्यपाल की शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति के समान ही हैं, किंतु ये शक्तियाँ केवल, शब्द पे ध्यान देना, केवल राज्य की कार्यपालिका के शक्ति के अधीन होती है। ठीक है, केवल राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, ध्यान देना इसको। तो अभी जो सीआरपीसी है उसकी धारा भी 432 सरकार को किसी व्यक्ति को सजा को निलंबित करने या परिहार करने की शक्ति देती है, और इसमें बताया गया कि 14 साल की सजा कास्ट के लोगों के लिए परिहार प्रावधान है। तो ये भी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था परिहार में। तो क्या क्या परिहार में था कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो दंड का परिहार है उसके लिए 5 आधार पर विचार होना चाहिए कि क्या घटित अपराध से समाज बड़े प्रभाव पर प्रभावित हुआ, क्या अपराध को दोहराए जाने की संभावना है, या दोषी जो है उस व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है, या क्या दोषी को जेल में अनावश्यक जो है रखकर कोई अनुद्देश्य पूरा किया गया है, या दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर के जो है वो चीज़ें आप लोग इस पर परिहार के लिए प्रभावित मतलब इसको विचार कर सकते हो। इसी तरह से हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार वाद में बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि सीआरपीसी की धारा 333 ए जो है किसी भी तरह से आर्टिकल 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रभावित नहीं कर सकती उसकी शक्ति को। ठीक है, यानी संवैधानिक शक्ति प्राथमिकता रहेगी। उसके समेत कुछ अन्य इंपॉर्टेंट सुर्खियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो कि इसको आप नोट ही करना, क्योंकि इस पर सवाल एक बार का बना हुआ है इस चीज़ों में। ठीक है, तो अभी आप जानते होंगे कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इसको आप अगर लक्ष्मीकांत अगर आपकी एकदम ऑन द टिप है, चीज़ों पर एकदम आपको पता है, कोई चीज़ें आप उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं हो सकते। इस मंथली मैगजीन को यानी PT 365 को चाहे तो आप जो है कुछ समय में ही 2 घंटे 1 डेढ़ घंटे में पूरी मैगजीन ख़त्म कर सकते हो, किंतु
शर्त यही है कि आपका जो है स्टैटिक पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मैं बताऊं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये अधिवक्ता होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार के जो रिकॉर्ड को पेश करते हैं, अपील को फाइल करते हैं, किसी पार्टी की ओर से जो है न्यायालय के समक्ष पेश भी हो सकते हैं। ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो भारत सरकार की जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के CJI के जो अध्यक्षता वाली समिति थी उसने 56 वकीलों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया, जिसमें 11 महिलाएं भी हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा कराने के लिए कौन कौन से मानदंड हैं, तो ऐसे वकील से होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो क्या करे कि जो नियमावली उसके तहत कार्य करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्षकार का पक्ष रखने के लिए, यानी कोई व्यक्ति है उसका पक्ष रखने के लिए वो क्या होते हैं, अधिकृत होते हैं। बताया ना कि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड पेश करना हो, अपील फाइल करनी हो या किसी की ओर से पेश होना हो, ये तीनों काम कौन करते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केवल कोई व्यक्ति होता है, कोई मामला होगा तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही किसी मामले में उपस्थित होगा या पक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा या बहस कर सकेगा। चाहे तो मतलब कोर्ट की अनुमति से किसी अन्य को उपस्थित होने की मंजूरी दे जा सकती है, लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है वो पेश होता है। जमानत की बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि जो भी मामलों की सुनवाई हो रही है उसमें न्यायाधीश जो है जमानत देने की मना करने की प्रवृत्ति बढ़े, यानी कि जब सुनवाई होती है जमानत की तो बहुत सारे मामलों में जो जजेस हैं वो जमानत न देने की जो है ये बात करते हैं, और ऐसे में इस मामलों की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो आर्टिकल 21 है उसके तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का ये अधिकार का उल्लंघन है। बहुत बड़ी बात कही जाती है। जमानत होता क्या है कि किसी अपराध का मान लो कोई आरोपी है या अभियुक्त व्यक्ति हो, सजा काट रहा हो, उसको कानूनी हिरासत में, जैसे मान लो जेल में होगा या कस्टडी में होगा, उसको अस्थायी तौर पे बाहर कर देना, वही जमानत या बेल कहलाता है। अब बेल क्या होगा, तो बॉन्ड या जमानत बॉन्ड जमा कराने के बाद क्या होगा, कोई अधिकारी जो होगा न्यायालय द्वारा उन शर्तों के अधीन बाहर रहेगा। ठीक, अब जो अंतरिम, इसमें कई सारे जमानत होती हैं, जैसे एक अंतरिम जमानत होता है, ये सीमित समय के लिए जाती है। जैसे कि अभी कल ही केस में अरविंद केजरीवाल को मिला है, अरविंद केजरीवाल जी को मिला है, दिल्ली के जो सीएम थे नहीं, तो उनको जो है सीमित समय के लिए मिला है। और ये नियमित जमानत, मतलब होता क्या है कि जब नियमित जमानत की सुनवाई होगी या अग्रिम जमानत, उसके पहले क्या होगा कि ये जो होती है अंतरिम जमानत मिल जाती है। ठीक, एक रेगुलर बेल होती है, यानी कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार कर लिया गया हो वो पुलिस की हिरासत में है तो फिर उसको रेगुलर बेल की मांग करेगा। एंटीसिपेटरी बेल होता है अग्रिम जमानत, यानी कि मान लो कि कोई अगर अपराध किया है, गैर जमानती अपराध है, तो गिरफ्तार किए जाने की आशंका से पहले ही जो कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करता है, यानी अग्रिम जमानत, यानी कि गिरफ्तार होंगे नहीं बल्कि उससे पहले उसको जमानत मिल जाएगी। ये बातें होती हैं। ठीक, एक डिफ़ॉल्ट बेल होता है, इसको बोलते हैं बाध्यकारी या वैधानिक जमानत। CRPC की धारा 167 की 2 के तहत दी जाती है। इसमें क्या होता है कि कानून द्वारा अगर मान लो कोई निर्धारित समय सीमा है, उसी के भीतर जांच पूरी करनी हो और आरोप पत्र दाखिल हो रहा है, उसमें देरी हो रहा हो, तो जो क्या होगा कि आरोपी को हिरासत में आप नहीं रख सकते, उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट बेल की अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बदलाव क्या किए गए हैं कि पहली बार, अभी जो हाल ही में 3 कानून पेश हुए उसमें बताया गया कि जो पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति होगा वो अब उस अपराध के लिए कोई अधिकतम कारावास की अवधि 1/3 अवधि में अगर उसने बिता लिया हो, जैसे मान लो 10 वर्ष की सज़ा है, 12 वर्ष की सज़ा है, उसने जो है 4 वर्ष बिता लिए हों तो फिर उसे जमानत दी जाएगी। ठीक, अगर नए कानून में किसी विचाराधीन कैदी को जमानत देने के इनकार करने का एक सख्त प्रावधान भी जोड़ा गया है। विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। अगर मान लो कोई विचाराधीन कैदी हो, मतलब कि सज़ा उसको नहीं हुई हो, तो किसी अपराध के लिए जो सज़ा है उसकी आधी या 1/3 अवधि पूरी कर ली हो, उसको तुरंत जमानत पे रिहा करने की बात की जाएगी, लिखित आवेदन पेश करना पड़ेगा। इस आधार पे जो है कि किसी भी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराधी को 15 दिनों से अधिक तक पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये जमानत की बातें यहाँ पे की गई हैं। अब आता है हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चुनाव यानी इलेक्शंस पे। इलेक्शन संबंधित क्या क्या चीज़ें न्यूज में हैं। अभी वर्तमान में देश में जो है लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे में जो है ये न्यूज वाली जो चीज़ें हैं जो चुनाव संबंधित हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और ये सबसे बड़ी न्यूज ये थी कि चुनावी बॉन्ड ड्यू स्कीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसमें ADR और अन्य बनाम भारत संघवाद में निर्णय देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना थी उसको असंवैधानिक करार दे दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने जो है ADR रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघवाद में जो है चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चुनावी बॉन्ड योजना को कि यह जो योजना है वो सूचना के अधिकार के जो है
जो आर्टिकल है वो 19(1) क्लॉज ए का जो है वो क्या करती है, उल्लंघन करती है। इसी आधार पे इसने इसको रद्द कर दिया। इसके बारे में मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया भी था। चुनावी जो बॉन्ड योजना है वो पी नोट्स के तहत होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स, वचन धारक, वचन के तहत, जिसमें होता क्या है कि जो भी चुनावी बॉन्ड्स होंगे वो धारक को क्या होंगे, ब्याज रहित और ब्याज मुक्त लिखित होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बियर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, खरीदार या प्राप्तकर्ता का नाम होता नहीं है, यानी इसको जो है कि एक वचन के तहत जो होता है, मतलब एक तरह से प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं वो वचन पत्र के तहत होते हैं, जिसमें जो आवश्यकता पड़ने पर उसे भुनाया जा सकता है बैंकों में। तो ये इसी तरह से होते हैं, जिसमें एक इसकी विशेषता ये है कि नॉन रिफंडेबल है एक चीज़ है। और स्टेट बैंक के जो है जो ऑफिशियल शाखा थी उसी से खरीदा जा सकता था, ठीक है नहीं था, क्योंकि अब ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और केवल उन पंजीकृत दलों को दान करने के लिए यहाँ पे दिया गया था, नहीं जो भी दान होता है, चंदे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिर्फ उन्हीं को देने के लिए अधिकृत किया गया था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 1% वोट को हासिल किया हो, ठीक है। ये ऑफिशियली बैंकिंग के माध्यम से दान या चंदा प्राप्त करने, इसका ये जो है दल, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को अधिसूचित करते हैं। इसके लिए इसमें क्या होती है, एक विशेष अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होती हैं, और इसको क्या कर सकते हैं हम, जो है अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से चुनावी बॉन्ड में इसको हम देख सकते हैं। तो इसके लिए बदलाव क्या क्या हुए थे, तो वित्त अधिनियम में जो है वो बदलाव ये हुआ था कि यहाँ पे ध्यान देना है, कॉरपोरेट योगदान कंपनी एक्ट 2013 की जो धारा थी 182, उसमें ये था बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ था, 2017 से पहले था कि कोई कंपनी अगर चाहेगी तो राजनीतिक चंदा के मतलब तौर पे जो उसका एक वित्त वर्ष है, 3 वित्त वर्ष, उसका शुद्ध लाभ का 7.5% से अधिक नहीं देगी। मतलब 3 वर्षों का जो वित्त वर्ष है उसमें हमने जितना लाभ कमाया है, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट जितना हुआ है, उसका हम 7.5% से अधिक हम दान नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे इसी बात को, यहाँ पे सीमा को हटा लिया गया, किसी भी कंपनी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान देने की अनुमति दे दी गई। और इसका खुलासा करना, मतलब चंदे की कुल राशि का खुलासा करना ही सिर्फ आवश्यक था, न कि किसने किसको दिया, कितना दिया, इसका कोई खुलासा नहीं होता था। इसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बताया कि सूचना का अधिकार का भी उल्लंघन होता है, तो इसी पर इसने रद्द कर दिया, ठीक है। साथ साथ जो है काले धन पे यहाँ पे रोक लगाने के लिए बताया गया कि यहाँ पे पहले क्या था कि 20,000 रुपये से अधिक का जो वॉलंटरी योगदान उसका रिकॉर्ड रखना आवश्यक होगा, और इसमें नगद व्यक्तियों के लिए जो है और राजनीतिक चंदा नगद में देने की अनुमति थी। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा मिलेगा उसका रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये बताया गया। और साथ साथ जो है बताया गया कि 2,000 रुपये से अधिक का दान होगा वो केवल बैंक चेक या कोई जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके माध्यम से ही वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ था पहले 2017 से पहले था कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक का जो चंदा होगा उसके लिए जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होगी, लेकिन यहाँ पे जो है उसको देना आवश्यक नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ये बातें यहाँ पे थी। अभी हाल ही में आयकर विभाग ने जो है एक राष्ट्रीय स्तर का पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नाम ले रहा हूँ कांग्रेस, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैगजीन है, पॉलिटिकल मैगजीन नहीं है इसमें, इसीलिए इसमें चीज़ों को स्पष्टता रखा जाता है। लेकिन आपको भी नहीं लगना चाहिए, आपको भी इसी तरह से रखना है। जब आप आंसर राइटिंग करोगे या जब भी आप मतलब इंटरव्यूज़ में बोलोगे तो आप राष्ट्रीय स्तर के नाम लेकर के, वैसे एक थोड़ा सा ना कि पॉलिटिकल बायसनेस आती है चीज़ों को, तो भरसक आप एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आपको चीज़ों से बचना चाहिए। किंतु आप समझने के लिए ले सकते हो, कांग्रेस पार्टी ने इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस पर क्या हुआ था कि 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था ये पे आयकर विभाग ने। क्यों? क्योंकि आयकर रिटर्न के दाखिल करने में देरी और विसंगतियाँ थीं, ठीक है। तो अभी हाल ही में देखना ये है कि जो आयकर अधिनियम 1961 उसकी धारा एक जो है 13A लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत जो होगा वो चुनाव आयोग द्वारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनको जो इनकम टैक्स का भुगतान करने से छूट देती है। अब इन छूट को कैसे भरना होता है, तो बही खातों का और दस्तावेजों का रखरखाव करना है आपको, और खाते जो होंगे वो कानून के अनुसार ऑडिट किए गए हों, तभी आपको जो है आप जो है इन शर्तों को प्राप्त कर सकते हो छूट के लिए। कौन सा? आयकर भुगतान का, ठीक है। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टी को आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो जाता है जिनकी जो टैक्स है वो जो कुल आय जो है वो छूट की सीमा से अधिक हो रही हो, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। इसी पे एक जो है पॉलिटिकल पार्टी पे यानी कि जो कांग्रेस पे ये जुर्माना लगा था 210 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है नगर पालिका चुनाव, म्यूनसिपल इलेक्शंस। ये न्यूज़ में रहा चंडीगढ़ वाला, और ये इंपॉर्टेंट है, मंथली मैगजीन में मैंने कराया भी था। और यहाँ पे आर्टिकल 142 की बात होगी, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होगी,
इसको आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल। तो इस नगर पालिका चुनाव में जो था, म्यूनसिपल इलेक्शंस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए जो संविधान है उसका आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और चंडीगढ़ नगर निगम का जो मेयर का चुनाव था उसके रिजल्ट को अमान्य कर दिया और रद्द कर दिया। किस शक्ति का इस्तेमाल किया? आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। आर्टिकल 142 का जो शक्ति है इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है। ये जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित कोई भी मामला होगा उसमें कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए डिक्री, ठीक है, डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट को किसी स्पेशल की स्थिति होकर कोई मतलब स्पेशल केसेस होगा उसमें एक कार्यकारी और विधायी कार्यों में भी ये पूरा करने में सक्षम बनाता है, इसमें कि किसी भी सरकारी निकाय को या अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दिशा निर्देश दे सकता है या अनुनिर्देश या आदेश जारी कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को ये पब्लिक इंटरेस्ट में, मानवाधिकार में, संवैधानिक के मूल्यों में या मौलिक अधिकारों में मामलों में हस्तक्षेप भी अनुमति देता है और कोई भी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा हो तो उसके खिलाफ सुरक्षा भी देता है। यानी इसी प्रकार से क्या है कि ये जो है यह आर्टिकल जो है संविधान का संरक्षक के रूप में और कानून का अंतिम व्याख्याकार कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट है, इसकी भूमिका को बढ़ाता है। इसी तरह से ये क्या करता है? जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में भी ये जो है आर्टिकल 142 को ये इस्टेब्लिश करता है। इसीलिए आर्टिकल 143 को मैंने आपको पढ़ाया था सलाहकारी अधिकारिता के रूप में। आर्टिकल 142 को आपको ध्यान देना है, वो इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है, इसलिए आपको रन कर लेना है सारी चीज़ों को, ठीक है। एक दो बार इसको आप जरूर अपने से भी पढ़िएगा। तो आर्टिकल 142 को तो फिर क्या हुआ कि इसी के तहत इस्तेमाल किया। तो नगर निगम का जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार द्वारा कुछ नगर निगम के विधान अधिनियम बने होते हैं, इसी के अनुसार होता है। और जो अगर आपको ध्यान देना है कि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का चुनाव होता है वो नगर पालिका एक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो एक्ट है, संवैधानिक प्रावधान है, उसको आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है ये प्रावधान जो होता है संवैधानिक प्रावधान नगर पालिकाओं से संबंधित, ये आपको इम्पोर्टेंट है। यूपी पीसीएस वगैरह के सवालों में भी ये पूछा हुआ है, तो ये आपको जानना जरूरी होता है। तो नगर पालिका के जो स्ट्रक्चर होगा वो आर्टिकल 243 आर में है, ठीक है, 243 आर में, जिसमें नगर पालिका की सभी सीटें क्या होंगी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, डायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के जो प्रादेशिक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र होंगे वहाँ से चयनित होंगे, व्यक्ति होंगे, उसी के द्वारा भरी जाएंगी। और प्रत्येक नगर पालिका के क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हुआ, इसको हम लोग वार्ड बोलते हैं। इस वार्ड से उस वार्ड से बोलते हैं ना कि वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 12, इस तरह से जो वार्डें बनती हैं उसके बाद जो है उन्हीं लोगों के जो है लोग जो चयनित होते हैं उनसे फिर क्या होता है, नगर पालिका की सीटें बढ़ती हैं, ठीक है। सीटों का आरक्षण 243 टी में बताया गया है, जिसमें कि सभी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं या अन्य समूहों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। और यह ध्यान देना कि इसमें 1/3 सीटें जो होंगी आरक्षित सीटों की वो SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, ठीक है। कार्यकाल क्या होगा 243 यू में कि प्रत्येक प्रथम अधिवेशन से 5 वर्षों तक होगा। यानी और यहाँ आपको ध्यान देना एक इम्पॉर्टेंट बात कि नई नगर पालिका के गठन के लिए अगर कोई चुनाव हो उसका आयोजन क्या होना चाहिए कि जो वर्तमान की नगर पालिका है उसकी अवधि समाप्त होने से पहले, ध्यान देना, पहले किया जाना अनिवार्य है। ये संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, नोट करना, गलती मत करना, इसमें अनिवार्य बनाया गया है। तो स्थानीय क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो 3 श्रेणियाँ होती हैं सरकार की। एक छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पालिकाएँ होती हैं। छोटे शहरों से बड़े शहरों में अगर कोई ट्रांजिशनल क्षेत्र विकसित हो रहा हो तो उसके लिए नगर पंचायत होती है, यानी शहरी, जैसे ग्रामीण से शहरी क्षेत्र वाला ट्रांजिशन क्षेत्र होगा। और बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम होती है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली वगैरह जो होता है वो नगर निगम होता है, ठीक। अगर मान लो कि कोई नगर पालिका है उसकी अवधि 5 वर्ष से पहले समाप्त होने से भंग की जा रही हो तो उसके लिए अगर चुनाव का आयोजन करना जरूरी है भंग किए जाने की तारीख के 6 महीने के भीतर। किंतु अगर 6 महीने से कम का समय है तो वही नगर पालिका जो मतलब विघटन के बाद जो होगा वो जो नगर पालिका होगी वो शेष समय के लिए बनी रहेगी। अगर कोई 6 माह से कम की अवधि है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। और किस लिए, मतलब जो कार्यकाल 6 माह से उसका अगर कम हो तो। राज्य निर्वाचन जो आयोग होगा आर्टिकल 243 ZA के तहत यह नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करेगा, कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। साथ ही साथ सभी चुनावों के नगर पालिका का वो अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा और चीज़ों को हमें जानना जरूरी होता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है
किसी भी नगर निगम में 3 ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तीन अथॉरिटीज़ होते हैं, प्राधिकरण होते हैं। जैसे कि उसमें एक परिषद होगा, ठीक, एक अस्थायी समिति होगी, दूसरा आयुक्त होगा, कमिश्नर होगा। तो जो परिषद होगा इसमें पार्षद शामिल होते हैं। परिषद में क्या होते हैं इसमें कि पार्षद शामिल होते हैं। इसमें मेयर जो होगा वो मतलब नेतृत्व करता है, और ये क्या होती है, विचार विमर्श करने वाली और विधायी शाखा होती है। मेयर चुने जाते हैं इसीलिए। मेयर क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, शहर का प्रथम नागरिक वही होता है मेयर, ठीक है। उसके बाद अस्थायी समितियां होती हैं, नियुक्त होती हैं, जो क्या करती हैं कि परिषद का कामकाज को सुविधाजनक बनाती हैं। संख्या में बहुत सारी अधिक होती हैं, जो सदस्य होते हैं उनसे समितियां बनती हैं। लेकिन यहीं पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद आता है, होता है नगर आयुक्त का, ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर का आता है, ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर का, नगर आयुक्त का। ये परिषद और जो अस्थायी समितियां हैं उनके जो निर्णय लिए जाएंगे उनको लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये समानता आईएएस के जो पद होते हैं वही होते हैं। जैसे कि जो डीएम बनते हैं जिले में, डीएम बनने से पहले उनको जो है किसी भी शहर का नगर आयुक्त बनाया जाता है, ठीक है। आईएएस पद जो होता है ये आईएएस अधिकारी होते हैं। अगर भारत में देखा जाए तो जो जो मतलब शहरों में मुख्यतः जो है मुख्य कार्यकारी के रूप में आयुक्त मॉडल को पालन किया गया है। मतलब 2 मॉडल हैं। एक मॉडल ये है कि डी मॉडल में मेयर सबसे पहला होता है और उसी के पास से कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन CAC मॉडल जो होता है उसमें क्या होता है, कमिश्नर होता है, वो अग्रणी होता है। एक जो कार्यकारी शक्तियाँ उसी के पास होती हैं, कमिश्नर ही सारी कार्यों को जो है वो करता है, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान देना कि प्रत्येक राज्यों ने अपने यहाँ नगर पालिका के लिए कानून बनाया है, और यह कानून क्या करता है, उन्हीं नगर पालिका कार्यों का, संरचना का, संसाधनों का, नागरिक प्रशासन की भूमिका को तय करता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव चल रहा है, तो सवाल यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। पहली बार जो है 1960 में केरल के जो है राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, वहाँ पे MCC लागू की गई थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आदर्श आचार संहिता जो है उसको लागू की गई थी। कहाँ पे, केरल में, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है अब जानना, क्योंकि सुर्खियों क्यों रहा कि जो निर्वाचन आयोग द्वारा है उसमें मतदान की तिथियों की घोषणा के साथ ही जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देश में जो है 19 अप्रैल से 1 जून तक जो होंगी वो 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होंगे, और 4 जून को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये क्या है कि मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसकी अवधि में, उसी टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उम्मीदवार हैं उनके आचरण को, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए बनी होती हैं। आर्टिकल 324 के अनुरूप है, जिसमें क्या होता है आर्टिकल 324 में कि निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य के विधानमंडल के चुनावों में की निगरानी करने की शक्ति जो होती है वो होती है। अब चुनाव के डेट जिस दिन घोषित हुआ और रिजल्ट, उसके बीच में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो लागू होता है। और आपको ध्यान देना है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं कि वो रेगुलेट होती हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान देना। इसमें इसे किसी कानून के द्वारा लागू नहीं करते हैं, बल्कि क्या है, इसके कुछ प्रावधान जो हैं वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कानूनों के माध्यम से लागू होते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लाइन बताया मैंने, बट इसको ध्यान देना आपको। कौन कौन सी गतिविधियां जो होती हैं रेगुलेट होती हैं, तो ध्यान देना इसमें कि कोई उम्मीदवार क्या करेगा, वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर पाएगा। कोई सरकार क्या कर पाएगी, कोई नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर पाएगी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जैसे जो मतलब जो विकास जो जुड़े प्राधिकरण है उससे कोई वादा नहीं कर सकते। कोई भी सरकारी हो गया या PSUs हो गए उसमें क्या होगा, कोई मतलब नियुक्ति नहीं हो सकती, अस्थायी नियुक्ति रोक लगा दी जाती है। मंत्री या उम्मीदवार क्या करेंगे, विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे पाते। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी जो साधन है, सरकारी मशीनरी, उनका प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इलेक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जिसमें जो न्यूज में रहे हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जो निर्वाचन आयोग है उसने जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, यानी पंजीकृत तो हैं परंतु वो क्या है कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनको चुनाव चिन्ह को आवंटन करने के लिए नया नियम बनाया है। तो नया चुनाव चिन्ह के आवेदन के साथ क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्हें देने पड़ेंगे, तो 3 वर्षों के जो वित्तीय वर्ष है, 3 फाइनेंशियल ईयर, उसके जो ऑडिटेड अकाउंट है, यानी कि जो अकाउंट्स है उसका ऑडिट किया गया हो 3 वर्षों का, उसका जो विवरण देना है, और 2 चुनाव में व्यय कितना किया गया उसका ब्यौरा देना है, ठीक है।
ऐसे दल होते हैं जो मतलब पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त ऐसे दल होते हैं जो विधानसभा लोकसभा में इतने मत में मतलब प्राप्त नहीं होते जितने कि स्टेट पार्टी का उन्हें दर्जा दिया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, निर्वाचन आयोग ने क्या किया है कि आगामी चुनाव में राहत शिविर में वोट डालने के लिए मणिपुर में जो है एक योजना को अधिसूचित किया है। कौन से? जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जैसे मणिपुर में हिंसा हुआ तो बहुत से लोग जो थे अपने मूल निवास से प्रस्थान करके विस्थापन करके राहत कैंपों या शिविर कैंपों में निवास कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें वोट देने के लिए ये बातें, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है चुनाव आयोग ने ऐसा योजना को अधिसूचित किया है। ये न्यूज में इसलिए रहा। अमिट स्याही, इंडेलेबल इंक, वोटर इंक जो होता है, आप जब वोट देने जाओगे आपके हाथ पे जो स्याही लगती है उसी पे ये न्यूज में है कि निर्वाचन आयोग ने एक निर्माता जो है एकमात्र जो स्याही है उसका निर्माता एक ही मात्र है पूरे देश में जो इस अमिट स्याही को मिलाता है। वो कौन बनाता है? वो कौन सा? मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। इसको 26.55 लाख सीसी बनाने का ऑर्डर दिया, अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अब ये जो होता क्या कि बाई जो तर्जनी अंगुली है उसका निरीक्षण करता है, उसी पे एक जो सीसी का जो है उसमें से एक बूंद लगाई जाएगी आपको जो है वो निशान के तौर पे होता है। इसमें क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसका रंग पर्पल होता है और जो नाखून के साथ रिएक्शन करके प्रकाश के संपर्क में आने पे गहरा हो जाता है और ये मिटता जल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नॉमिनेशन प्रोसेस, नामांकन प्रक्रिया की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अभी क्या है कि उम्मीदवार जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसकी धारा 33 के तहत नामांकन दाखिल करते हैं। अगर आप अपने जो न्यूज़ वगैरह को देख रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, डेली आप पढ़ते होंगे कि अनेक जो उम्मीदवार हैं वो अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जैसे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कल ही बहुत सारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन किया। प्रधानमंत्री जो है बनारस में 13 तारीख को नामांकन करेंगे। कल जो है अजय राय ने किया था जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री 13 तारीख को करेंगे। तो इस तरह से जो होता है कि वो लोग अनेक जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नामांकन दाखिल करते हैं। तो न्यूज में रहा। तो नामांकन दाखिल करने की जो तिथि होती है वो कौन तय करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। अब उम्मीदवार होंगे या उनके किसी प्रस्तावक होंगे, उनके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक ऑफिसर को ये पत्र सौंपने होते हैं जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक, अब मान लो कि जो कोई निर्वाचन क्षेत्र उसमें कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो तो केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक जो होगा वही प्रस्तावित हो सकता है। ध्यान देना, प्रस्तावक होते हैं तो प्रस्तावक कौन होगा? उसी निर्वाचन क्षेत्र। जैसे मान लो कि लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है तो वाराणसी का ही मान लो प्रधानमंत्री गुजरात के हैं तो, लेकिन वो जब चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं तो जो प्रस्तावक होगा वो कहाँ का होगा? वो बनारस का होना चाहिए। ठीक है, वहीं उसी निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए। अगर मान लो किसी मान्यता प्राप्त दल का कोई उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है तो प्रस्तावक जो होगा, प्रस्तावक के रूप में केवल निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर कोई मान लो कि कोई गैर पंजीकृत जो राजनीतिक दल है या निर्दलीय है उसके मामले में 10 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, कोई उम्मीदवार क्या करता है? मैक्सिमम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। अवकाश के दिन नामांकन दाखिल नहीं होते हैं क्योंकि ऐसे 4 वो लोग ऐसे करते हैं ताकि जो है वो क्या होता है कि मतलब कुछ पत्र अगर खारिज वगैरह हो जाए तो चीज़ें उससे निपटने के लिए। डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग ने जो आवश्यक सेवाकर्मी उनके लिए डाक मतपत्र सूचित किया है। डाक पत्र के माध्यम ये क्या है? वोट डालने का तरीका होता है जिसमें उन लोगों को सुविधा होती है जो अपने शारीरिक रूप से फिजिकली जो है वहाँ पे उपस्थित नहीं है वोट डालने के लिए। जैसे कौन कौन से व्यक्ति? तो मान लो कि कोई सशस्त्र बल के जो व्यक्ति हैं या स्टेट पुलिस के या राज्य कर्मचारी हैं या कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मतदाता हैं। ध्यान देना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको वोट देने का अधिकार है। मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया है, ध्यान देना। आपको जेल में बंद जो व्यक्ति होगा उसको वोट डालने का मतलब अधिकार एक उसको नहीं मिल सकता। ठीक है, किंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई व्यक्ति होगा, मतदाता होगा, तो उसको वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, ध्यान देना। अब आता है इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल्स, जो भी इम्पॉर्टेंट जो विधायी कानून है वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो न्यूज में रही हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 के बाद यहाँ पे की जा रही है। तो गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 2009 में संशोधन कर दिया, गृह मंत्रालय ने। ठीक, और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को नोटिफाई किया। अब ये क्यों किया गया है? ताकि जो हम लोगों ने जो CAA कानून को लागू किया था उसको लागू कर सके। ठीक है, जो CAA एक्ट बनाए थे सरकार ने 2019 में, उसी को लागू करने के लिए नागरिकता संशोधन नियम को नोटिफाई किया गया। किसने किया?
गृह मंत्रालय ने किया। तो इसकी पृष्ठभूमि यह है कि जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 11 के अनुसार जो है संसद को नागरिकता पे कानून बनाने की शक्ति है। इसी शक्ति के तहत क्या हुआ, CAA एक्ट को बनाया गया। ठीक, इसी शक्ति के तहत और इसी को लागू करने के लिए यह नोटिफिकेशन जो है, जो नियम बनाए गए हैं, यानी कि कोई कानून को लागू करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं जिसका नाम है नागरिकता संशोधन नियम 2024। ठीक, किसको लागू करने के लिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए। किस आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया, तो आर्टिकल 11 के तहत इसको बनाया गया। ठीक, आर्टिकल 11 में संसद को क्या अधिकार है कि वो नागरिकता देने, उसे समाप्त करने या नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए कोई प्रावधान वो कर सकता है। इसका उद्देश्य यही है CAA का कि जो प्रवासी हैं उनका विशेष समूह, कोई विशेष समूह होगा, उनको नागरिकता देनी है, हम जानते हैं उसको, जो हिंदू हों। ठीक है, तो उनको जो है नागरिकता देता है। हिंदू, ईसाई, जो पारसी हैं, बौद्ध हैं, उन लोगों को जो है नागरिकता देता है, भले ही वो क्या कि उनके पास 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार कोई वैध दस्तावेज यात्रा के नहीं हो। ठीक है, तो ये CAA का उद्देश्य है। अब 2019 में CAA को बारे में बताया गया कि जिसमें जो है वो सभी अवैध प्रवासी जो 4 शर्तों को पूरा करते हैं वे अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। कौन, वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी धर्म से हों। ठीक है, वे क्या हों, वे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हों। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, 3 चीज़ों को ध्यान देना। उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर लिया हो, या फिर जो है वे संविधान की 6वीं अनुसूची में जो शामिल व्यक्ति जो राज्य हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके जो आदिवासी क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट है उसके जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, उन वाले क्षेत्रों में नहीं आते हों, तो इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब जो इन प्रवासी हैं उनके देशीकरण के लिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटा करके क्या कर दी गई है, वो 5 वर्ष कर दी गई है। 5 वर्ष में इनको नागरिकता की अवधि मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे इसी एक्ट बताया कि ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया जो है OCI पंजीकरण रद्द करने के 5 आधार बताए गए हैं। ठीक है, 5 आधार कौन कौन से हैं इसी जो एक्ट में, CA में, तो ये आपको ध्यान देना है कि धोखाधड़ी के जरिए कोई पंजीकरण कराया हो, संविधान के प्रति निष्ठा न रखता हो, या युद्ध के दौरान शत्रु से संपर्क में हो, वे भारत की संप्रभुता के खिलाफ जो है या संप्रभुता राष्ट्र की सुरक्षा, लोकहित को बनाए रखने के लिए ऐसा आवश्यक हो, या फिर पंजीकरण के 5 साल के भीतर जो है उसे 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई। तो ऐसे में OCI कार्ड धारक जो होंगे उनको भी है यहाँ पे पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इसी की बात यहाँ पे इस बात की पुष्टि जो प्रावधान कहाँ पे किया गया, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया। ठीक है, तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उसके प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डालें 2024 का, तो इसमें बताया गया है कि कौन व्यक्ति जो है वो देशीकरण के तहत आवेदन कर सकता है। तो भारत का मूल व्यक्ति, या भारत की महिला से शादी करने वाली महिला या पुरुष, भारत की नाबालिग संतान, या व्यक्ति जिसने माता पिता नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, या वो व्यक्ति जिसे माता पिता या कोई एक स्वतंत्र भारत की नागरिक रहा हो या रही हो, या OCI कार्ड के रूप में पंजीकृत व्यक्ति हो। ठीक है, उसे अब क्या होना पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना है कि विवरण की सत्यता को मतलब प्रमाणित करने के लिए उसे एक शपथ पत्र लेना पड़ेगा। ठीक, और उसे 8वीं अनुसूची में कोई एक भाषा जो होंगी उन्हें उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र में तो ध्यान देना है कि नियमों में जो है मूल देश को साबित करने के लिए दस्तावेजों में छूट की गई है। प्रमाण के रूप में चाहें तो 20 अलग अलग डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आवेदक को घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा कि हमें जो है हमें अगर भारतीय नागरिकता मंजूर हो जा रही है तो हमें उसे अपने देश की नागरिकता समाप्त कर देनी है, हमें भारत की नागरिकता को लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़। अब बात है किसके पास वो जाएगा नागरिकता के लिए, तो जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जो एम्पावर्ड कमेटी होगी उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसे जो है आवेदन करना पड़ेगा। अब जिला स्तरीय कमेटी के बारे में केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। ठीक, अब OCI कार्ड जो धारक है उनके लिए लाभ, ये सब अपने इसमें लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा कि ये क्या है, इनको आजीवन वीज़ा की सुविधा उपलब्ध होती है, भारत में कई बार आ जा सकते हैं। ये बहुउद्देशीय कार्ड होता है OCI कार्ड धारक, जिसमें चाहे तो भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए उन्हें कोई भी जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पंजीकरण करने से छूट दी जाती है। इन्हें NRI के समक्ष दी जाती है सुविधा, किस चीज़ में, आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा के मामले में। हालांकि इनको क्या है कि भारत में कोई एसेट खरीदने या किसी भूमि या बागान जैसी चीज़ों को खरीदने की अनुमति यहाँ पे नहीं होती है। ठीक, ये OCI के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं, तो ये आपको लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा
कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 2050 से पहले जो को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, या फिर उसके बाद जो है किसी समय भारत का नागरिक रह चुका हो, या 15 अगस्त 1947 तक के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले किसी क्षेत्र का संबंधित हो, या फिर किसी जो लोग ये पात्र हैं इनके किसी पर मतलब जो पात्रता जिन लोगों के पास है उनकी अगर कोई संतान, पोता पोती, परपोता हो तो उन लोगों को भी OCI कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो चीज़ें हैं, इसको आप अगर आपका जो है लक्ष्मीकांत वाला 9th वाला चैप्टर अगर क्लियर होगा तो ये मात्र 2 मिनट का पूरा आपका है कंटेंट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा दिया ताकि आपको कुछ चीज़ें छूटे ना, कन्फ्यूज़न ना हो और रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ाता हूँ। वरना अगर मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट कराना हो तो क्या होता है कि सिर्फ ये कम से कम 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। किंतु चाहता मैं ये हूँ कि कई बार कमेंट आने लगता है कि आपको हर एक चीज़ को छोड़िए मत सर, पूरा पढ़ा दीजिए, कई सारे बच्चे नए होते हैं, इसी बहाने जो पुराने लोग हैं वो लोग का भी रिवीजन हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897। विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम में जो है उसकी समीक्षा में अपनी रिपोर्ट जारी की और यह बताया, और विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन के जो है जांच की है। इसमें सरकार को जो है, इसमें विधि आयोग द्वारा बताई गई है कि कानून में सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, ठीक। विधि आयोग ने बताया कि इस वाले एक्ट में जो एपिडेमिक है, ठीक, या संक्रामक रोग है उसको परिभाषित भी नहीं किया गया है। पेंडेमिक और एपिडेमिक और आउटब्रेक के रूप में अंतर भी नहीं बताया गया है, ठीक, ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन क्या है, तो इसे जो है विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1969 में अपनाया था, और जो 194 WHO के देश हैं, सदस्य देश हैं, उनके सहित 196 देशों पर यह क्या है कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। यानी कि अगर कोई पब्लिक हेल्थ की घटनाएं होती हैं तो इनका अधिकार और दायित्व क्या होता है, तय करना होता है, और ये जो है चीज़ें इनको मानना जरूरी होता है। तो जो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ये कहाँ से आया था, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि इसको जो है औपनिवेशिक शासन जो है लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जब प्लेग फैला 1896 में, ठीक है, बुबेमिन प्लेग जो फैला था उसी से निपटने के लिए इसको लागू किया था। सरकार की शक्ति ये है वर्तमान में कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार जिलाधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वे इन रोगों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कार्रवाई करें। केंद्र सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जो भी बंदरगाह आ रहे हैं, कौन से बंदरगाह आते हैं केंद्र सरकार के तहत, जो बड़े बंदरगाह होते हैं, ठीक है, बड़े बंदरगाह। वर्तमान में कितने बड़े बंदरगाह हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया है। तो वहाँ पे जो भी जहाज पहुँच रहे होंगे या पोत होंगे उनका निरीक्षण करें, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है 2020 में संशोधन किया गया था जिसमें आपको यही बस जानना जरूरी है कि जो स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ अगर कोई हिंसा करता है एपिडेमिक के दौरान या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो 3 से 5 वर्ष की कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आता है भारत में मंदिरों का विनियमन, टेम्पल रेगुलेशन इन इंडिया सुर्खियों में क्यों रहा, इसको हम लोग समझते हैं। तो कर्नाटक विधानसभा ने राज्य के मंदिरों को रेगुलेट करने के उद्देश्य से कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। किसके लिए, जो कर्नाटक की विधानसभा है जो स्टेट की, उसने क्या किया, राज्य के जो भी मंदिर उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट को पारित किया, कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि मंदिरों को रेगुलेट करने के लिए हमारी संवैधानिक और संस्थागत ढांचा क्या है, ठीक। तो आर्टिकल 225(1) है, वो क्या बताता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार करने, इसके लिए समान रूप से अधिकार प्राप्त है। हालांकि पब्लिक जो सिस्टम है, हुलोक व्यवस्था है, सदाचार के रूप में या स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इस पर बैन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 बोलता है। क्लॉज 2 क्या बोलता है, स्टेट जो होगा वो धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, पॉलिटिकल या लौकिक गतिविधि को रेगुलेट करने के लिए या बैन करने के लिए कानून बना सकता है। चाहे तो राज्य जो है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदू धार्मिक संस्थानों को जो है हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने के लिए कानून बना सकता है, ठीक है, आर्टिकल 25(2) में। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि यह आर्टिकल की धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये धार्मिक कार्य क्या होंगे, पब्लिक जो व्यवस्था है, नैतिकता हो या लोक स्वास्थ्य अधीन, इसी के अधीन होना है। इसका उल्लंघन होगा तो सरकार इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है।
अब ये दिया है कि समवर्ती सूची का विषय है ये, यानी दोनों जो है संघ और राज्य विधानमंडल दोनों को धर्मार्थ कार्यों और धर्मार्थ संस्थाओं या उनसे संबंधित बंदोबस्ती हो या धार्मिक संस्थाओं उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये क्या है, ये संवैधानिक ढांचा है। इसी के तहत संस्थागत ढांचा क्या बनाया गया है, तो हिंदू धार्मिक और धर्मांध बंदोबस्ती जो है ये जो अभी जो कर्नाटक सरकार ने लाई है, इसमें नहीं कर्नाटक सरकार नहीं, ये देश में जो है, देश में अलग अलग राज्यों में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से धार्मिक संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए विधायी और विनियामकी फ्रेमवर्क लागू की हैं। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती, हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती आयोग 1960 में बना था, जिसने बताया था कि मंदिरों में जो कुप्रशासन को रोकने के लिए सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अभी सरकार ने कर्नाटक ने बनाया है तो इसलिए न्यूज़ में था, तो सभी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। ये इसमें से इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए सभी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ध्यान देना इसमें। औपनिवेशिक काल में 2 एक्ट था, धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम था जिसमें स्थानीय समितियों के माध्यम से मंदिरों को देखरेख पारित करने के लिए बताया गया था। दूसरा था मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम था जिसमें बोर्ड आयुक्त थे, वो मंदिरों का मैनेजमेंट करने की शक्तियाँ थी उनको। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024। अभी क्या था कि सूचना प्रसारण ने एक संशोधन किया था, सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 में संशोधन किया था 2023 में, सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023। अब इसी के तहत जो है इसने एक नियम बना दिया 2024 में। ठीक है, समझ में आएगा बात को। अब इसमें यह बताया गया है नियम में कि जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो सर्टिफिकेशन है, प्रमाणन बोर्ड है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा, तो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। और इसमें महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें अगर पूरे सीबीएफसी में 1/3 महिलाएं होंगी। बोर्ड की प्रयास किया जाएगा कि जो भी बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड में आधे सदस्य क्या हो महिला हो। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार अब जो है फिल्म प्रमाणन बोर्ड ये इंपॉर्टेंट है कि वल्गर एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए महिलाओं के जो सम्मान है, उनसे संबंधित जो हिंसाएं हैं जो प्रदर्शित की जा रही है फिल्मों में, जो इस प्रकार से उनके खिलाफ जो है यौन गतिविधियों को भी प्रसारित किया जा रहा है, जिस प्रकार से रेगुलेट किया जा रहा है वेब एक्टिविटीज़ के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से, उस पर रेगुलेट करने के लिए महिलाओं का उन सदस्यों के पैनल के उन बोर्ड में सदस्यों के रूप में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि महिलाओं के पक्ष को भी यहाँ पे प्रमाणिक तौर पे सुना जा सके या उसको जो है प्रमाणित किया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम है। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, प्रत्येक बोर्ड का रीजनल जो कार्यालय उसमें सलाहकार पैनल भी गठन करेगी। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो यूए वर्गीकरण होगा, नियम बताइए यूए वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। इसमें 3 और आयु श्रेणी को बनाया गया, जोड़ा गया है 3 आयु श्रेणी और। अब इससे क्या होगा कि जो दर्शक होंगे उनके आयु के अनुरूप कंटेंट होगा, और ये कदम क्या होगा, वॉलंटरी होगा। ठीक है, स्वैच्छिक होगा, ये कंपलसरी नहीं होगा। ठीक है, किसी भी फिल्म को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए उसे एडिट करना पड़ेगा, और एडिटेड जो फिल्म होगी उसके लिए फिर से प्रमाणन लाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब पहले क्या था कि फिल्म प्रमाणन 10 वर्षों के लिए वैध होता था, लेकिन अब इसको सावधान समाप्त कर दिया गया है। अब ये जो है अनिश्चित काल के लिए वैध रहेगा। ठीक है, चीज़ें ध्यान देनी है आपको। अब इसमें जो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 3 आयु श्रेणी में, इसे यू श्रेणी क्या होता है, सबके लिए और बिना किसी प्रतिबंध के जो होता है ये चीज़ें चलती रहती है। यू ए श्रेणी में 7 वर्ष के लिए लगाया गया है, फिर 13 वर्ष के लिए, फिर 16 वर्ष के लिए। ठीक है, फिर ए श्रेणी में केवल एडल्ट लोगों के लिए जो है ये श्रेणियाँ होती हैं, और केवल एस जो होता है वो किसी विशेष पेशेवर या किसी अन्य वर्ग के लोगों के लिए चीज़ें यहाँ इसमें होती हैं। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम की रिपोर्ट आई है, विधि आयोग ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 19 के तहत जो मूल अधिकार में विरोध प्रदर्शन का अधिकार है वो शामिल है। तो ऐसे में आर्टिकल 19(1)(a) इसमें कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19(1)(b) जिसमें शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार शामिल है। लेकिन क्या है कि उपद्रव और शांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शन को इसके तहत सुरक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि इस पर लोक व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, वो बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको जानना भी जरूरी है कि आर्टिकल जो 51(a) है उसके तहत नागरिकों को हमें मौलिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ध्यान देना। स्टैटिक पार्ट नहीं ऐसा है। फिर आता है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसमें संसद ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिनियमित किया, जिसमें कि कोई सम्मिलित परीक्षाएं जैसे कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीए द्वारा अगर कोई परीक्षाएं लागी जो होती हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है,
अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है या अनुचित गतिविधियों में आता है तो उस पर दंडनीय जो है संज्ञेय, गैर जमानती और जो है नॉन कंपाउंडेबल जो है अपराध के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है। यानी इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके लिए 3 से 5 वर्ष का कारावास है और कारावास होगा और जेल होगा। और अगर मान लो कोई संगठित समूह है तो उसको 5 से 10 वर्ष की कैद होगी और न्यूनतम, सिर्फ न्यूनतम यानी कम से कम आपको 1 करोड़ रुपये जुर्माना भरना है। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, इसलिए आप ऐसा काम मत करना कभी। गवर्नेंस के पहलू जो है वो इस पर इंपॉर्टेंट न्यूजेस हैं जो वो इसमें कवर किए गए हैं। तो पहला आर्टिकल है कि प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना यानी रिवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसको मैंने मंथली मैगजीन में कराया है। सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो होता है वो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें इसने जो है प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना के लिए फंड को स्वीकृति दे दी है। इस 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पे जो है अंतिम 2 वित्त वर्ष 24-25 और 25-26 में इसको लागू की जाएगी, इस अवधि को। इसके 2 घटक हैं, एक मतलब 2 वर्टिकल। एक होगा कि शिकायतों के लिए, लोक शिकायतों के लिए प्रणाली होगी व्यापक तौर पे, दूसरा प्रशासनिक सुधार के लिए योजना होगी, प्रशासनिक सुधार के लिए। ठीक है, तो लोक शिकायतों के लिए कौन सी प्रणाली होगी, तो शिकायतों की गुणवत्ता के लिए इसमें देखना पड़ेगा 10 जो चरणीय सुधार हैं। ठीक, जैसे को अभी नीचे हम लोग कवर करेंगे। फिर AI के माध्यम से जो है कि जो शिकायत की निवारण करना, फिर एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र होना, क्षमता निर्माण करना जिससे कि बहुत सारे तकनीक हो, शिकायत निवारण तंत्र हो, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा देना। और प्रशासनिक सुधार के लिए जो चीज़ है उसमें यह है कि इसमें क्या होगा कि इसमें रणनीतिक आवंटन होगा, जिसमें कि कौन जो भी प्रशासनिक सुधार योजनाएं होंगी वो अंतर्राष्ट्रीय विनियमन और सहयोग गतिविधियाँ करेंगी। फिर राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार योजना के माध्यम से सब चीज़ें जो है उसको रेगुलेट करेंगे। फिर इसके बाद शिकायत निवारण तंत्र इसमें है, यानी कि जो लोक शिकायत होंगे उसको 2 नोडल एजेंसियाँ हैं जो लोक शिकायतों को मैनेजमेंट करती हैं। पहला है DARPG जो कार्मिक लोक पेंशन शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और दूसरा है लोक शिकायत निदेशालय जो मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आता है। CP ग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये मैंने मंथली मैगजीन में आपको पढ़ाया हुआ है। ये रिवीजन जो लोग मंथली मैगजीन देखे होंगे वो रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेडिसेस मॉनिटरिंग सिस्टम CP ग्राम्स के बारे में बताया गया है कि जो DARPG है उसने 2007 में CP ग्राम्स का गठन किया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पूरे नागरिकों के लिए जो है 24/7 जो ये उपलब्ध रहता है। सेवा वितरण से, सर्विस डिलीवरी से समेत किसी भी विषय पर जो है कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसकी शिकायत कर सकती है नागरिक अपनी। और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल होता है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों से जुड़ा होता है। लेकिन इसमें जो है 3-4 मामले जो होते हैं शामिल नहीं होते हैं। कौन से? RTI वाले मामले इसमें शामिल नहीं होंगे, इसकी शिकायत नहीं हो सकती। अदालत में जो विचाराधीन मामला उसकी शिकायत नहीं हो सकती, और धार्मिक मामलों की शिकायत यहाँ पे नहीं हो सकती। DARPG ने सेवोत्तम फ्रेमवर्क विकसित किया। सेवोत्तम मॉडल आप चाहें इथिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने जो है GS4 के सिलेबस को कंटेंट कवर किया होगा तो सेवोत्तम मॉडल आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी सेवोत्तम में जो एक नामक फ्रेमवर्क को विकसित किया है, जिसका क्या है कि पब्लिक सर्विस में हमें उत्कृष्टता लाना है। तो इसके 3 घटक कौन से हैं? तो एक हो गया नागरिक चार्टर, दूसरा हो गया कि एक शिकायत निवारण तंत्र है, तीसरा जो है कि जो है सेवा वितरण क्षमता हो गया। ठीक है, इसके लिए 10 चरणीय सुधारों को लागू किया गया था 2022 में। यही 10 चरणीय सुधार हैं। ये इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि भाषा अनुवाद यहाँ पे दी गई है, इसमें कि अंग्रेजी को भी शामिल किया गया। 22 भाषाएँ जो है वो भी शामिल की गई हैं। एक राष्ट्र एक पोर्टल की बात है यहाँ पे। ठीक, और बाकी चीज़ें इसमें आपको मेंस के लिए है इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, इसको आपने मंथली मैगजीन में पढ़ा होगा तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि सोशल ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑडिट होता क्या है कि सरकार का कोई कार्यक्रम हो, कोई योजना होगा तो वो उसमें उसका एक एग्जामिनेशन के लिए और मूल्यांकन के लिए, इवोल्यूशन के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि लोगों की भागीदारी हो। जैसे मान लो कि आपने कोई काम कराया, इसमें अब मनरेगा, मान लो मनरेगा है, मनरेगा में सोशल ऑडिट लागू है। ठीक है, तो मनरेगा में कोई कार्य हुए तो गांव के जो लोग होंगे जहां कार्य हुआ है वहां से उन लोगों की भागीदारी लेकर, उनका फीडबैक लेकर के उसी कार्यों की मूल्यांकन होगी और उसका जो है एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, परीक्षण होगा। तो इस तरह से जो होता है वो क्या होती है कि सोशल ऑडिट, इसमें कि लोगों की भागीदारी होती है। और इसी के जो अभी जो योजना होगी उसका जो रिकॉर्ड कागजी तौर पे क्या है और वास्तविक तौर पे क्या है, लोगों की भागीदारी जो हुई है उसके माध्यम से जो रिजल्ट आया है उसके मिलान की जाती है। यही होता है सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट जो सलाहकारी निकाय उसकी पहली बैठक हुई। अपने जो सोशल ऑडिट जो ये सलाहकारी निकाय उसकी ये क्या, भारत का पहला सलाहकारी निकाय है। इसका गठन किसने किया है? तो राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान में किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको।
और इसमें आपको ये भी चीज़ और भी ध्यान देनी है कि मेघालय जो होगा वो सोशल ऑडिट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो मनरेगा में सोशल ऑडिट के लिए जो है लागू है, ये आपको नोट करना है, इस जो चीज़ें आपको ध्यान देना है। और मैंने इसको सोशल ऑडिट के बारे में आपको पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो ये फैक्ट है, मेघालय सोशल ऑडिट के कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। फिर पोर्टल फॉर अ मॉडर्नाइज मीडिया लैंडस्केप, आधुनिक मीडिया के लिए एक पोर्टल बनाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संबंधित 4 नए पोर्टल बनाए हैं। 4 नए पोर्टल कौन कौन से हैं, इन पोर्टल्स को देखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मंथली मैगजीन में इसको भी कराया है। प्रेस सेवा पोर्टल है जो न्यूज़पेपर की पंजीकरण की जो प्रक्रिया के लिए बनाया गया है। नेविगेट भारत पोर्टल है जो सरकारी वीडियो के लिए इंटरेक्टिव यूजर वाला प्लेटफॉर्म्स है। स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए नेशनल रजिस्टर बनाया गया है। और केंद्रीय संचार ब्यूरो में जो है पारदर्शी मीडिया पैनल की योजना और ई बिलिंग प्रणाली को बनाया गया है। 4 पोर्टल है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पढ़ा दिया आपको। 2023 में भारत 8 स्थान फिसल करके 180 देशों में कितना स्थान हो गया है, 93। इस रैंक को भी याद रखना, 93वां स्थान पे है 180 में। ठीक है, कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। जो इस वाले रिपोर्ट में डेनमार्क पहले स्थान पे रहा था, इसके बाद फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर नॉर्वे था। ठीक है, अब आता है पंडारम भूमि। इसको भी मैंने मंथली मैगजीन के जनवरी वाले मैगजीन में कराया है पंडारम भूमि के बारे में। लक्षद्वीप प्रशासन ने पंडारम भूमि पे जो है पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है, इसलिए न्यूज में था। अब लक्षद्वीप में 2 भूमियाँ होती हैं। ठीक है, लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह है। इसमें 3 मतलब लक्षद्वीप में 2 भूमि होती है। एक होता है पंडारम भूमि, दूसरा होता है जो है जेनमम भूमि वे भूमि होता है जिसपे क्या होगा कि मतलब कि कोई मालिकाना किसी अधिकार किसका हो, व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का अगर मालिकाना अधिकार होगा तो वो जेनमम भूमि पे होगा। पंडारम भूमि पे ऐसे भूमि होते हैं जिसमें जो होगा कि लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह का जो भूमि राजस्व और काश्तकारी नियम है उसके तहत जो है इस कानून के बनने से पहले सरकार के पास मालिकाना अधिकार था। जिस भूमि पर सरकार का मालिकाना अधिकार था या फिर सरकार जिस भूमि पे मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है उसको बोलते हैं पंडारम भूमि। और इसी पे सरकार ने जो है पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है। और जेनमम भूमि क्या होती है, किसी हमारा पर्सनल व्यक्तिगत किसी का भूमि हो गया अधिकार वाला, वो होगा प्रथागत कानून के तहत, तो वो जेनमम भूमि कहलाता है। ठीक है, नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फैक्ट्स को आपको ध्यान देना है। सरकार ने नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को चालू किया है। एक डिजिटल पहल है, इसके तहत जो भी राज्य होंगे या यूटी होंगे उनके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। करेगा क्या कि जो भी बहुमूल्य संसाधन है किसी स्टेट का उसको देश का वो केंद्रीय रिपॉजिटरी की सुविधा देगा, जिसमें कि अब इन संसाधनों में क्या हो सकता है कि सबसे बेस्ट पद्धति क्या हो, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स क्या हो, डेटा सेट क्या हो, नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट्स क्या, सब चीज़ों को इसमें शामिल होगा। 22 भाषाओं में और 7 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध होगा। और सभी जो प्रशासनिक स्तर हैं जिनके अलग अलग, जैसे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, उनके लिए डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जो होगा नीति फॉर स्टेट में प्लेटफॉर्म्स में लागू रहेगा उसमें। ठीक है, अब आता है पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत जो है पीआईबी क्या है आपको बताएंगे नीचे। इसके तहत एक फैक्ट चेक यूनिट जो है उसको केंद्र सरकार के रूप में नोटिफाई किया है, जो क्या करेगी, जो तथ्यों की जाँच करेगी। ठीक, अब पीआईबी सरकारी पॉलिसी के लिए, कार्यक्रमों के लिए, पहलों के लिए और जानकारी के लिए एक सरकार की नोडल एजेंसी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी की रिपोर्ट्स पे ही जो है सारी चीज़ें जो है, आपका मैगजीन भी बना है और आपके किसी भी जो खबरें होती हैं वो पीआईबी द्वारा जो है सरकारी जो माध्यम है उसी के तहत सब पहले आती हैं। और फिर इसके बाद न्यूज एजेंसीज और जो अखबार, न्यूज़ चैनल वगैरह जो होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं या मैगजीन्स होती हैं, वो वहाँ से लेती हैं। ठीक है, तो पीआईबी ने ही फैक्ट चेक यूनिट बनाया है। किस लिए कि गलत सूचना जो फैल रही हैं, अफवाह फैल रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, नेगेटिव न्यूज़ फैल रही हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के भ्रामक जानकारियों से उनको निपटने के लिए उसके लिए फैक्ट चेक यूनिट को बनाया है कि फर्जी खबरों को जो है वो रोकेंगे। ठीक, प्रसार भारती शेयर्ड वीडियो ऑडियो विजुअल फॉर द ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन पीबी शब्द। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पीबी शब्द और डीडी न्यूज आकाशवाणी न्यूज चैनल की वेबसाइट और अपडेटेड न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप मोबाइल ऐप है। ठीक है, पीबी शब्द के बारे में, यह प्रसार भारती की न्यूज़ शेयरिंग ऐप है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पहले 1 वर्ष ये क्या करेगी कि जो भी मीडिया सेक्टर के जो सब्सक्राइबर होंगे उनको वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो वगैरह जो है वो दैनिक समाचार के रूप में उपलब्ध कराएगी। मतलब, और ये 50 अलग अलग श्रेणी में जो होगा प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। 1 वर्ष के लिए निःशुल्क है, इसके बाद फिर आपको जो है वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये शुद्धि पत्र है,
इसमें बताया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि जो दिसंबर वाली मैगजीन थी, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें चीज़ गलत था। बताया गया था इसमें कि जो अभी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो स्पष्टीकरण यहाँ पे देगा उसको आप समझो। प्रिवेंटिव डिटेंशन से जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(2) ये क्या है, मनमानी गिरफ्तारी से संबंधित है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कौन कौन से हैं, आर्टिकल 22(3), आर्टिकल 22(4) और आर्टिकल 22(7) प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको चुनाव का अधिकार है, चुनाव में मत देने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान देना आपको। ठीक, अभी यहाँ पे जो है सही जानकारी एक चीज़ और भी दी गई है कि आरसी कूपर वाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के समाधान से शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा पे कोई राय व्यक्त नहीं की थी। ये यहाँ पे गलती दिया गया था इसमें। ठीक, और मॉडल जेल एक्ट में भी जानकारी यहाँ पे दी गई थी, तो यहाँ पे ध्यान देना है, सही जानकारी बस ध्यान दो आपको। बाकी आपने पिछले पढ़ा होगा कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश की थी कि जेलों में अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक समिति नियुक्त हो। ठीक, इसी के परिणाम स्वरूप जो है एच शेक्सपियर के दस्ता में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा एक जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया था। मैकाले समिति के सदस्यों में से एक था। ठीक है, मैकाले जो है वो समिति में से एक था। ठीक, और इस समिति ने 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड को रिपोर्ट दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इसमें गलतियाँ कुछ हुई थी, उसको जो यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया। इसमें सिर्फ प्रमुख गलती ये है, इसको आपको ध्यान देना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला एक्ट जो आपका आर्टिकल है 22(3), 22(4), 22(7) और 22(1) और 22(2) क्या है, मनमानी गिरफ्तारी से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि गलती वहाँ पे एक की गई थी, तो उसमें बताया गया है कि जो विशेषाधिकार होता है वो दीवानी मामले तक ही सीमित होता है संसद सदस्य को, आपराधिक मामलों में कोई छूट यहाँ पे नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ें हैं तो बताया गया था यहाँ पे। लेकिन सही जानकारी ये है कि मतलब संसद द्वारा कानून के बजाय जो है वैधानिक प्रावधान जो होगा वही उसमें बनाया गया है उपशीर्षक, यानी वर्तमान में संसद द्वारा संसदीय विशेषाधिकार पे कोई कानून नहीं बताया गया है। ये भी ध्यान देना है आपको। कुछ चीज़ें जो गलती हुई थी, इन गलतियों को आप देख लीजिएगा। जो पिछली वाली मैगजीन थी PT 365 की दिसंबर वाली, उनमें से इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना। इस तरह से आपका पॉलिटी का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये इरेटा जो यानी शुद्धि पत्र वाला है, इसको आप लोग अपने से खुद से पढ़िएगा पिछले वाले मैगजीन से मैच करके, और ये हो जाएगा। बाकी मैंने आपको आर्टिकल सभी कंप्लीट करा दिए, सभी चीज़ों को मैंने एकदम एकाग्र तरीके से एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ आप लोग शेयर करने के लिए बोलिए और लोगों को करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट मिले। ठीक है, धन्यवाद।